हो गई। ठीक है। गुड इवनिंग। कम कैसे हो गए आज? है? अच्छा, इसलिए। वाह, अच्छी बात है। पुराने वाले पढ़े हुए हैं ना। ठीक है। क्या पढ़ लिया था तुमने? क्या था लास्ट? कॉन्शियसनेस है, एक्टिविटी। कॉन्शियसनेस और एक्टिविटी है ना। तो कॉन्शियसनेस का मतलब है पर्सन इज अवेयर अबाउट टाइम, पर्सन एंड प्लेस। टाइम, पर्सन एंड प्लेस कि कौन कहाँ कब क्यों है, इसका अगर पता हो तो वो कॉन्शियस कहलाएगा। एक्टिविटी क्या है? एनी टाइप ऑफ फिजिकल मूवमेंट, एनी टाइप ऑफ फिजिकल मूवमेंट और एक्टिविटी। और एक्टिविटी कैन बी डिक्रीज और कैन बी इंक्रीज्ड। एक्टिविटी बड़ी हो सकती है या फिर बिल्कुल कम हो सकती है, रिटार्डेड हो सकती है। डिक्रीज एक्टिविटी किसमें देखने को मिलेगी हमको? डिप्रेशन में देखने को मिलेगी। और इंक्रीज एक्टिविटी किसमें मिलेगी? मेनिया में मिलेगी। कैसे छुप गया भाई ये? कुछ छुप गया क्या? कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। जिद वो वाली जिद नहीं, मामा लौकी नहीं खाऊंगी, वो वाली जिद नहीं है। जिद कैसी? अबे गोल के लिए मंजिल तक जाने वाली जिद है ना। लौकी कौन खाता है मामा, ये अच्छी नहीं होती, वो वाली जिद नहीं। हाँ? चलो। उसके आगे का देखो, थॉट। थिंकिंग क्या होता है? थिंकिंग का मतलब होता है थॉट। और थॉट का मतलब क्या है भाई साहब? आइडिया, मेंटल प्रोसेस है। तो थिंकिंग इज ए मेंटल प्रोसेस विच डील विद द आइडिया और थॉट। थिंकिंग क्या है? कि माइंड में कुछ आइडियाज आना, माइंड में कुछ आइडियाज और थॉट्स का आना थिंकिंग कहलाता है। फिर आता है आपका परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होगा? परसेप्शन का मतलब होगा सेंस ऑर्गन के थ्रू सराउंडिंग में स्टिमुलाई को हम परसीव करेंगे, परसीव करके आइडेंटिफाई करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। तो सेंस ऑर्गन के थ्रू किसी चीज को परसीव करके आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है? परसेप्शन कहलाता है। ले बेटा बताना कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? कितने होते हैं बेटा? हाँ, पिलर के पास बैठे हैं। नहीं, आपसे पीछे बैठे हैं। कितने सेंस ऑर्गन है? हाँ। कौन कौन से? हैं? एक बच गया ना? है। हाँ, वेरी गुड। तो फाइव सेंस ऑर्गन के थ्रू हम चीजों को पहचानेंगे कि ये क्या चीज है, और उसको इंटरप्रेट करना क्या कहलाएगा? परसेप्शन कहलाएगा। अब लिख लो। तो फाइव सेंस ऑर्गन कौन कौन से है भाई? सबको पता ही है या किसी को नहीं पता? ये भी लिखने की जरूरत है क्या? क्या क्या है? ये बड़ा सा नाक है, ये छोटी छोटी आंखें हैं, और स्किन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। कौन है? स्किन। इसके अलावा जो सारे कांड करवाती है ये जीभ। और कान। तो ये सेंस ऑर्गन के थ्रू हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और पहचानते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? परसेप्शन बोलेंगे। तो थॉट इज मेंटल प्रोसेस जिसमें आइडियाज और थिंकिंग का होना थॉट कहलाएगा। और सेंस ऑर्गन के थ्रू चीजों को आइडेंटिफाई करना, इंटरप्रेट करना क्या कहलाएगा? परसेप्शन कहलाएगा। लिखना चाहो तो लिख लो भाई साहब, पांच है। नोज सेंस ऑर्गन कौन कौन से है? लिख लो भाई। कौन बच गया? तो नोज से स्मेल करोगे, इसको कौन सा परसेप्शन बोलेंगे? हम्म आंखों वाला विजुअल है, ऑडिटरी है, और टंग वाला क्या है? गस्टेटरी है। क्या है? गस्टेटरी। और स्किन वाला क्या है? टेक्टाइल है। वो हम हेलुसिनेशन पढ़ेंगे, वहां सारे टाइप्स पढ़ेंगे। तो थॉट और परसेप्शन का मीनिंग समझ में आया? चले आगे, लिख लिया हो तो लिख लिया पहलवान। हम्म और क्या है? जजमेंट। जजमेंट का मतलब है डिसीजन लेना, किसी चीज का डिसाइड करना या डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज क्या कहलाएगी? जजमेंट कहलाएगी। यहाँ आज भाई तेरा गाड़ी चला, भाई क्या गाड़ी तेरा भाई चलाएगा पीने के बाद, डोला मारू पीने के बाद। देख रहे हो डोला मारू उधर? है क्या? गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। भाई साहब, भाई ने गाड़ी चलानी शुरू करी, हाईवे पे जा रहे, ट्रक आया सामने। भाई साहब का जजमेंट बिल्कुल खराब था, क्योंकि वो पिए हुए। अब हाँ हाँ, तो मेरा भाई है वो तो ठीक है, पर अब वो जो चला रहा है वो बता रहा है कि दो बाइक आ रही है बीच में से निकलेगी, पर वो ट्रक था, बाइक नहीं थी। तो जजमेंट कैसा हुआ? और वहीं उसके बाद कभी जजमेंट ले नहीं पाया। वो इतना खराब जजमेंट था कि उसके बाद कभी जजमेंट ले नहीं पाया वो। इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है खुद के अंदर झांकना है। इनसाइट झांक ले तो खुद के अंदर, तो खुद के अंदर झांकोगे तो क्या पाओगे कि क्या मैं मेंटली हेल्थी हूँ और या मेंटली इल हूँ। तो खुद के अंदर देखोगे तो पता चलेगा कि वो मेंटली हेल्थी है या अनहेल्थी है। इसका अगर पता चल रहा है तो इनसाइट प्रेजेंट कहलाएगी। अवेयरनेस अबाउट ओन मेंटल कंडीशन। अवेयरनेस अबाउट ओन मेंटल कंडीशन को हम इनसाइट कहेंगे। मेमोरी क्या है? किसी चीज को क्या करेंगे? स्टोर, रिमेंबर एंड रिकॉल। स्टोर, रिमेंबर एंड रिकॉल। अभी जैसे कोई चीज तुम पढ़ रहे हो, उसको पढ़ा, स्टोर करोगे, स्टोर करोगे, स्टोर के बाद जब जरूरत पड़ेगी एग्जाम के टाइम पे तो वापस रिकॉलिंग एबिलिटीज होनी चाहिए। तो किसी चीज को मेमोराइज करना और रिमेंबर करना क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाएगा। जजमेंट डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज है। इनसाइट इज अवेयरनेस अबाउट मेंटल कंडीशन। अवेयरनेस अबाउट मेंटल कंडीशन, बीमार है या मेंटली हेल्थी है, इसका अगर पेशेंट को पता है तो इनसाइट एब्सेंट है, पता नहीं है तो एब्सेंट है, और अगर पता है
तो क्या है, इनसाइट प्रेजेंट है मेनली साइकोटिक डिसऑर्डर, और साइकोटिक डिसऑर्डर में मेनली क्या आता है आपका, सिजोफ्रेनिया मेनिया डिप्रेशन। इन कंडीशंस में क्या है, इनसाइट एब्सेंट रहेगी, और न्यूरोटिक डिसऑर्डर में इनसाइट प्रेजेंट रहती है। तो तुम्हें अभी मेमोरी तेज करने की जरूरत है। हम्म, हो गई तेज, चलो बहुत बढ़िया। अटेंशन, अटेंशन क्या है अटेंशन, हाँ किसी भी ड्यूरेशन पे स्टिमुलाई पे ऑब्जेक्ट पे हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ध्यान देंगे, जैसे तुम लोग देते हो क्लास में, है ना, एक वर्ड सुन के फिर पड़ोसी से, हम्म, ठीक है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन कहलाता है कि थोड़ी देर पढ़ाई का सुना, उसके बाद पड़ोसी के कान में कुछ घुसर फुसर करी। या फिर दूसरा होता है कंसंट्रेशन, ये लंबे समय तक किसी चीज में फोकस रहना, कि 2 घंटे तक सिर्फ टकटकी इधर ही लगी रहेगी, और जो आवाज आ रही है कानों में सिर्फ वही आवाज आएगी, पड़ोसी वाली आवाज नहीं जाएगी, तो ये कंसंट्रेशन कहलाएगा। जब किसी चीज पे फोकस हम लंबे समय के लिए करेंगे तो वो कंसंट्रेशन कहलाएगा, और किसी चीज पे फोकस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे तो वो अटेंशन कहलाएगा। तो तुमको कंसंट्रेट होने की जरूरत है, अटेंशन वाला नहीं करना है मामला है। अटेंशन अच्छी चीज नहीं है, अटेंशन तो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कि उसने ध्यान दिया तुम्हारी तरफ, उसने ध्यान दिया मतलब वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। ऐसी चीजों के लिए आकर्षित नहीं होना है, किधर होना है, कंसंट्रेट करे, कि तुमको लगातार देखे, कई सालों तक दिखे, है, उन चीजों पे ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। और फिलहाल तुमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, चीजें आती जाती रहेगी। लर्निंग क्या है भाई साहब, लर्निंग कैसे आती है, कि जब भी हम, हाँ लर्निंग या तो ट्रायल एंड एरर से आ सकती है, या पास्ट एक्सपीरियंस से आ सकती है। कैसे आएगी, पास्ट एक्सपीरियंस से आती है लर्निंग, और पास्ट एक्सपीरियंस से हम कुछ सीखेंगे, और उसके बाद वापस वो गलती नहीं करेंगे, उसके बाद वो वापस गलती नहीं करेंगे, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आएगा, तो वो क्या होगी, लर्निंग है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर बाय द पास्ट एक्सपीरियंस। तो पास्ट एक्सपीरियंस जैसा होगा वैसे ही हम चीजें सीखेंगे और अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे। तुम कोई गेट से निकल रहे थे जिसकी हाइट 5 फीट थी, और 5.5 फीट वाला हाइट वाला उस गेट से निकला, पहली बार जोर से बचीट लगा सर में, अब उस गलती से वो सीख गया कि जब भी कोई गेट देखेगा ये होके ही निकलेगा। तो ये एक्सपीरियंस से ही सीखा जाता है, जिससे उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। बिहेवियर में चेंज क्या आया, कि जब भी ऐसा गेट देखेगा जिसकी हाइट कम लग रही है, हमेशा पहले से ही झुके ही निकलेगा, अदरवाइज फिर से बचीट लगने के पूरे पूरे चांस है। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस हमेशा इंसान को सिखाता है और उसके बिहेवियर में चेंजेस लाता है। तो तुम लोग भी ठोकरों से सीख रहे हो कि नहीं। तो तीन चीज, अटेंशन किसी चीज के लिए, चीज पे थोड़े समय के लिए फोकस करना, कंसंट्रेशन लंबे समय के लिए फोकस करना, और क्या है ये, लर्निंग चेंज इन बिहेवियर थ्रू द पास्ट एक्सपीरियंस। अब कुछ साइकेट्रिक में अलग अलग ईयर में अलग अलग टाइम पे किसने क्या कर दिया वो देखे, कि साइकोलॉजी वर्ड है वो किसने दिया, रुडोल्फ गोखले ने दिया। किसने दिया है, रुडोल्फ गोखले ने साइकोलॉजी वर्ड दिया। इसके अलावा साइकोलॉजी है क्या, तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। सोल क्या है, सोल क्या होता है, आत्माराम, हाँ। इसके अलावा फादर ऑफ साइकोलॉजी पूछा जाए तो विलियम वुंड है। कौन है, विलियम वुंड, याद रखना है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, तो अगस्ते कॉम्टे है, ये नाम बिल्कुल याद रखना है। और पहला मेंटल हॉस्पिटल कहाँ खुला, तो विल्सबर्ग वर्जीनिया में खुला, यूएस में 1773 में खुला। तो ये माइलस्टोन आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा आदमी एक सामाजिक जानवर है या प्राणी है, ऐसा कौन बोला है, अरिस्टो ने बोला कि मैन इज ए सोशल एनिमल, ही कांट लिव और सर्वाइव अलोन, फॉर सर्वाइवल ही नीड्स फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स, रिलेटिव, टोना बाबू सब चाहिए। जिंदा रहना हो तो अकेले जिंदगी नहीं बिता पाएगा, कुछ ना कुछ कोई ना कोई लोग चाहिए, है ना। तो लोग चाहिए, ऐसा बोला कौन, अरिस्टो बोला। तो साइकोलॉजी वर्ड है वो किसने दिया, रुडोल्फ गोखले ने दिया। फादर ऑफ साइकोलॉजी हम विलियम वुंड को बोलते हैं। फादर ऑफ सोशियोलॉजी हम किसको बोलेंगे, अगस्ते कॉम्टे को बोलेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री किसको कहेंगे बेटा, बताना। हम्म, हाँ हाँ बोलो बेटा, हाँ है, कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक, कल्थीरन। तुम बताओ बेटा, कौन है, हैं, मेन थ्रेड, है, आवाज बाहर भी तो निकालो, है, ये कौन था, कौन है बेटा, मेरे को नहीं समझ में आया, बेटो बता बेटा कौन है फेरी, वही तो, कौन है, अरे फिलिप किनेल है। और इंडिया का कौन है, क्या याद नहीं कर रहे भैया, इंसुलिन शॉक थेरेपी कौन दिया, मैनफ्रेड शकील, मैनफ्रेड शकील, ईसीटी, यूगो सैलिटी एंड ल्यूसिनो बिनी, यूगो सैलिटी एंड ल्यूसिनो बिनी। नाम याद करो यार, क्या करते हो, बहुत सारे नाम आएंगे, याद करने होंगे। एक नाम आपको 2 नंबर या 1 नंबर दिला सकता है, और वो जो गोल है टारगेट लाख रुपए वाला, उस तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। तो सोचो, टिंकी रिंकी टिंकी नाम याद रख सकते हो, तो इनके काय नहीं रखते हो बे? इनके भी रखो, पहलवानों तुम स्पेशली 20%। हम्म, हो गया लिख के, आंखों की मशीन लगेगी लगता है, खटक रहा कुछ, आंखों की मशीन समझते हो क्या होता है, चश्मा, हाँ आंखों की मशीन को चश्मा बोलते हैं, अंग्रेज स्पेक्स बोलते हैं। हो गया, बातें ना करो रे, पीछे कर दो।
तो मुंह पीछे ही कर लेगा क्या और दीवार से? हो गया? अरे इतना क्या लिख रहे हो भाई? साइकोलॉजी वर्ड दिया किसने? रुडोल्फ गोगले ने दिया। फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंड है, और सोशियोलॉजी वाला गस्टे कॉम्टे है। इतना ही तो है, और क्या है? विल्सबर्ग वर्जीनिया में पहला मेंटल हॉस्पिटल 1773। चलो आगे। फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिक की टेक्स्ट बुक किसने लिखी? तो बेंजामिन रस ने लिखी, इसलिए इनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक कहते हैं। फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक कौन है भाई? बेंजामिन रस। जॉर्ज बुश अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे पहले, तो बुश से रस याद रखना है, बुश रस। तो जॉर्ज बुश और बेंजामिन रुस। है, तो ये कौन है? अमेरिकन साइकेट्रिक के फादर कहलाए। इन्होंने साइकेट्रिक की टेक्स्ट बुक लिखी, अमेरिकन साइकेट्रिक टेक्स्ट बुक। इसके अलावा जो वर्ड सिजोफ्रेनिया ये दिया किसने? यूगन ब्लूलर भैया ने दिया। कौन दिया? यूगन ब्लूलर ने दिया। इसके अलावा ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नाम की बुक किसने लिखी? क्लिफोर्ड बियर ने लिखी। किसने लिखी? क्लिफोर्ड बियर। और यॉर्क रिट्रीट नाम का मेंटल असाइलम है, यॉर्क रिट्रीट नाम का मेंटल असाइलम है, ये किसने एस्टैब्लिश किया? तो विलियम ट्यूके ने किया। किसने किया? विलियम ट्यूक। तो इनके नाम बहुत जरूरी है, याद रखना। यॉर्क रिट्रीट इज रिलेटेड टू, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, यॉर्क रिट्रीट इज रिलेटेड टू, तो वहां तुम क्या लिख दोगे? तो यॉर्क रिट्रीट इज मेंटल असाइलम, और असाइलम पुराने जमाने में जब मेंटल हॉस्पिटल फुली एस्टैब्लिश नहीं थे, जहां मेंटली इल पेशेंटों को रखा जाता था, उसको मेंटल असाइलम कहते थे। क्या कहते थे? मेंटल असाइलम। और मेंटली इल पर्सन को पहले क्या कहते थे भाई? द ओल्डर वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब मेंटली इल पर्सन इज, हाँ, ल्यूनेटिक। क्या बोलते थे? ल्यूनेटिक। मेंटली इल पर्सन को प्रीवियसली क्या बोलेंगे? पर्सन प्रीवियसली नोन एज lunatic, मेंटली डिस्टर्ब्ड, मेंटली अनहेल्दी, मेंटली अनसाउंड पर्सन को हम पुराने वर्ड में lunatic कहा जाता था। तब इंडियन ल्यूनेसी एक्ट आया था, क्योंकि पहले इनको lunatic कहा जाता था, तो तब इनके लिए एक्ट का नाम भी इंडियन ल्यूनेसी एक्ट था। फिर क्या नाम आ गया? ल्यूनेसी एक्ट किसमें बदल गया? मेंटल हेल्थ एक्ट में बदल गया। तो बेंजामिन रस ने अमेरिकन साइकेट्रिक की पहली टेक्स्ट बुक लिखी थी, इसलिए इसको फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक कहते हैं। इसके अलावा यूगन ब्लूलर ने सिजोफ्रेनिया वर्ड कॉइन किया, और सिजोफ्रेनिया ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, यानी कि एक सिंड्रोम है जिसमें थॉट, परसेप्शन, बिहेवियर सब डिस्टर्ब रहता है। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया को प्रीवियसली किस नाम से जानते थे? Schizophrenia previously known as dementia precox, और this dementia precox word is given by Emil Kraepelin। किसने दिया? Emil Kraepelin। वो आगे आ जाएगा, अभी रहने दो। A mind that found itself नाम का बुक लिखा क्लिफोर्ड बियर ने। इसके अलावा यॉर्क रिट्रीट नाम के मेंटल असाइलम किसने एस्टैब्लिश किए? विलियम ट्यूके ने किए। किसी में हिम्मत हो नहीं पाई, तो मैंने कर दिया बंद। बोलो थैंक यू। एहसान फरामोश। हाँ, तुम तालीबाज आदमी हो। तो अभी तक तुम्हारे फ्रेंडों के जो नाम आए, उनमें सबसे पहले नाम याद रखना है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री कौन है? तो फिल्मी फिनेल है। इंडियन फादर कौन है साइकेट्री का? विद्यासागर है। साइकेट्रिक वर्ड किसने दिया? जॉन क्रिश्चियन रेल ने दिया। जॉन क्रिश्चियन रेल ने दिया। साइकोलॉजी वर्ड किसने दिया? किसने दिया? रुडोल्फ गोगले ने दिया। फादर ऑफ साइकोलॉजी है कौन? तो फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंड है। और फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्ते कॉम्टे है। यूगन ब्लूलर ने सिजोफ्रेनिया वर्ड दिया, है ना? ये सारे। योर क्रेडिट किसने दिया? योर क्रेडिट विलियम टुके ने दिया। ए माइंड दैट फाइंड फाउंड इटसेल्फ, ये नाम की बुक क्लिफोर्ड बियर ने लिख दी। ऐसे दोस्तों के नाम तुमको याद रखने हैं। चले आगे। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट आ गया 1912 में था, नहीं हुआ था क्या? हो गया था? हाँ कि ना? जिसका एक आध वर्ड छूटा पड़ोसियों से पूछे, पड़ोसियों से अच्छी बना के रखनी है। इंसुलिन शॉक थेरेपी मैनफ्रेड शकील ने दी 1927 में। एसीटी 38 में आई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कमेटी ने बोला था कि नर्सिंग वालों को साइकेट्रिक पढ़ाओ? हाँ, ये याद रखना जरूरी है। तो ये कौन सी कमेटी है? मुदलियार कमेटी। तो मुदलियार कमेटी ने रिकमेंड किया था कि नर्सिंग करिकुलम में भी, सिलेबस में भी साइकेट्रिक सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए। तो याद रखना है ये कि इन 1964 मुदलियार कमेटी रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ साइकेट्रिक सब्जेक्ट इन नर्सिंग करिकुलम, नर्सिंग करिकुलम। और भोर कमेटी ने रिकमेंड किया था कि मेंटल हॉस्पिटल खुलने चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, विच कमेटी रिकमेंडेशंस फॉर ओपनिंग ऑफ मेंटल हॉस्पिटल्स? तो वो है भोर कमेटी। और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि नर्सिंग करिकुलम और सिलेबस में साइकेट्रिक सब्जेक्ट को ऐड करना है? तो आपका कौन सा है? मुदलियार कमेटी है। इंसुलिन शॉक थेरेपी किसने दी थी? मैनफ्रेड शकील ने दी थी भाई, मैनफ्रेड शकील। जिसमें सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट को लार्ज डोज ऑफ इंसुलिन दी जाती है। इंसुलिन देने के कारण हाइपोग्लाइसेमिया और कन्वर्जन आता है, और जब पेशेंट वापस डेक्सट्रोज और ग्लूकागोन से वापस कॉन्शियसनेस गेन करता है, तो उसके माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल में चेंज जाता है और एबनॉर्मल थॉट मिनिमाइज होती है। ऐसा ही मैकेनिज्म ईसीटी का है कि जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है और उससे कन्वर्जन आते हैं, और कन्वर्जन के बाद ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज मिनिमाइज होती है और पेशेंट के सिम्टम में इंप्रूवमेंट आता है।
हो गया? क्या हो गया? जल्दी लिखो भाई, आगे बैठ के धीरे लिखते हो मतलब तुमको पीछे बैठाना पड़ेगा। अच्छा वहां भेज दो, जगह है? अच्छा, वो देखो एक बेंच भी पास खिसका रखी है उसने। हो गया अब? साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी? सिगमंड फ्रूड ने दी, इसलिए सिगमंड फ्रूड को हम फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो इसने साइको एनालिटिक थ्योरी दी, इसलिए इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस बोलते हैं। इसके अलावा सिगमंड फ्रूड ने क्या थ्योरी दी? साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी। क्या दी? साइकोसेक्सुअल थ्योरी। और साइकोसेक्सुअल थ्योरी की फेजेज है ओरल एनल, ओए प्लीज, ओरल एनल फेलिक लेटेंसी और जेनाइटल स्टेजेज है। और ये थ्योरी दी किसने? सिगमंड फ्रूड ने दी। इसके अलावा सिगमंड फ्रूड ने साइको एनालिटिक थ्योरी के अंदर ही डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्क्राइब किया। क्या किया? डिफेंस मैकेनिज्म किसके अंदर डिस्क्राइब किया था? साइको एनालिसिस के अंदर। इसके बाद बोर्ड कमेटी ने रिकमेंड किया कि मेंटल हॉस्पिटल्स खुलने चाहिए 5, और ये 5 हॉस्पिटल्स खुले इस सीक्वेंस से: अमृतसर, हैदराबाद, श्रीनगर, जामनगर और दिल्ली। विद्यासागर के नाम पे कौन सा इंस्टीट्यूट है? हुँ? अमृतसर विमेंस, विमेंस विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अलाइड न्यूरोसाइंस विमेंस हॉस्पिटल विद्यासागर के नाम पे है विमेंस। कहाँ पे विमेंस? दिल्ली में भी है ना विमेंस, एक दिल्ली में है, एक शायद बेंगलोर में है। तो विमेंस हॉस्पिटल उनके नाम पे रखा हुआ है, विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अलाइड न्यूरोसाइंस। तो मुदलियार कमेटी ने तो बोला साइकेट्रिक पढ़ाओ नर्सिंग वालों को, बोर्ड कमेटी ने बोला 5 मेंटल हॉस्पिटल एस्टैब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन दे दी। सिगमंड फ्रूड ने साइको एनालिटिक थ्योरी दी, इसलिए सिगमंड फ्रूड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस नाम से जानते हैं। और साइको एनालिसिस का मतलब होता है साइको यानी माइंड, और एनालिसिस यानी माइंड का एनालाइज करना। और तो माइंड का जब भी एनालिसिस करोगे, अनकॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है, अनकॉन्शियस माइंड में क्या छुपा हुआ है उसको बाहर लाना है। उसको बाहर लाओगे तभी माइंड का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उसको बोलते हैं हम साइको एनालिसिस। और साइको एनालिसिस का ही बेस होता है डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि बहाने इंसान उसी अनुसार बनाता है कि अनकॉन्शियस माइंड में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, अनकॉन्शियस माइंड में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग इंसान डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है। इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी, साइकोसेक्सुअल थ्योरीज जिसकी 5 स्टेजेस होती है: ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। वो आगे पढ़ेंगे अपन। सो नहीं लिखो, कौन सो रहा है? सो रहा है कोई? अब सो रहा है वो तो बोलेगा नहीं, पड़ोसी तो बता दो, ये अच्छे पड़ोसी हो। अच्छे पड़ोसी बताते नहीं, चुगली नहीं करते है ना। क्वालिटीज ऑफ अच्छा पड़ोसी, नो चुगली। हो गया? अरे हो गया क्या ना? हो गया। अगले और माइलस्टोन 1949 लिथियम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए, और ये किसने किया? जॉन केड ने किया। किसने किया? जॉन केड। इसके अलावा 24 मई को हम वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे मनाते हैं। ऑन 24 मई एवरी ईयर वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे इज सेलिब्रेटेड। यहाँ सिजोफ्रेनिया प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस दी जाती है जनरल पब्लिक को। और पहली एंटीसाइकोटिक 1952 में क्लोरप्रोमाजिन, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक जो सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाने वाली फर्स्ट एंटीसाइकोटिक है क्लोरप्रोमाजिन। इसके अलावा पहली साइकेट्रिक नर्स कौन थी? तो वो लिंडा रिचार्ड थी। मैन इज ए सोशल एनिमल अरिस्टोटल ने बोला, अरिस्टो ने बोला। तो ये दोस्तों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। लिथियम जॉन केड ने 1949, 1952 क्लोरप्रोमाजिन फर्स्ट टाइम एंटीसाइकोटिक का यूज किया गया। इसके अलावा मैन इज ए सोशल एनिमल ऐसा अरिस्टोटल बोला। और पहली साइकेट्रिक नर्स का नाम लिंडा रिचार्ड्स था। और एवरी ईयर ऑन 24 मई वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे सेलिब्रेट किया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सिजोफ्रेनिया एंड मैनेजमेंट अबाउट सिजोफ्रेनिया। तुम्हारे नोट्स कहाँ से लिखे हुए हैं भाई? ऑनलाइन से? तभी मैंने देखा तो तुमको अभी है। कब से आते हो? अभी के हो तभी? नए नए से लगे। ठीक है। हिंदी आया? थोड़ा थोड़ा आएगा, ज्यादा ज्यादा आएगा। हिंदी वाले फ्रेंड्सों से बात करो ज्यादा। कोई है नहीं? है ना, उससे पूरे टाइम हिंदी में बात करो। ये बहुत बोलने वाले लोग बैठे ना, इनको पास बैठाया करो, क्लास में नहीं, बाहर। क्लास में तो डिस्टर्ब कर देंगे। हो गया भाई? तो 1949 में पहली बार लिथियम का इस्तेमाल किया गया था मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए। और लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर और मेनिया का ड्रग ऑफ चॉइस है। बाइपोलर डिसऑर्डर और मेनिया का ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो वो भी लिथियम है। कौन है? लिथियम, लिथियम। और 24 मई एवरी ईयर सिजोफ्रेनिया डे मनाया जाता है। 1952 में फर्स्ट टाइम क्लोरप्रोमाजिन का यूज किया गया था, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक कहलाती है। और पहली साइकेट्रिक नर्स आपकी लिंडा रिचार्ड्स, लिंडा रिचार्ड्स। और मैंने जो सोशल एनिमल ऐसा बोला अरिस्टो, और अरिस्टो
82 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। 1982 नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? तो 1982 में हुआ। इसके अलावा एक्ट कब पास हुआ? तो मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया? 1987 में आया। जो ल्यूनेसी एक्ट था 1912 वो किसमें बदल गया? 87 में मेंटल हेल्थ एक्ट में बदल गया। किसमें बदला? मेंटल हेल्थ एक्ट में बदल गया। 1943 साइकेट्रिक नर्सिंग कोर्स वाज स्टार्टेड फॉर मेल नर्सेज। और मई मंथ है ना, दिलाने वाला है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ कौन सा है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ कौन सा है? तो वो है मई मंथ। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया? 82 में आया। उसके बाद जो एक्ट आया ल्यूनेसी एक्ट बदला किसमें? मेंटल हेल्थ एक्ट में बदला, वो 1987 में बदल गया था। इसके बाद याद रखना है कि मई मंथ को हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के नाम से जानते हैं। अच्छी ठीक फंस गई थी नाक में। छींक की साइज नोस्टल की साइज से बड़ी थी, तो फंस गई और जोर लगने से निकली बाहर। हम्म? हो गया? अरे हो गया। सिर्फ 4 लाइनें हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? 82 में हुआ। पहले बनाया प्रोग्राम, उसके बाद एक्ट। पहले क्या आया? प्रोग्राम आया, उसके बाद एक्ट आया। ऐसे याद रखना है। तो प्रोग्राम 82 में आया, एक्ट 87 में आया। और ये जो एक्ट है अभी रिसेंटली रिवाइज हुआ है, वो कौन सा ईयर है? 2017। और 17 वाले का नाम रखा है नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। अप्रैल में पास हुआ था और जुलाई में लागू हुआ था। वो आगे लिखवाऊंगा मैं। हो गया? ये लो आ गया तुरंत बोलते ही। तो एक्ट 2017 में आया। इसका नाम रख दिया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। और ये जुलाई 2018 में लागू हो गया। और इसमें सर्टेन टाइप ऑफ प्रोसीजर्स प्रोहिबिट किए। प्रोहिबिट किए इसका मतलब नहीं करना है, बैंड किए। तो वो क्या क्या है? एक तो सुनो पहले, टिपो मत बे। पता है तुमको, तुम्हारा माइंड एक साथ एक ही काम करता है, फिर काहे लिखते हो ऐसे? हाँ? तो जो ये रिवाइज हुआ है इसमें सबसे खास बात यह है कि पहले सुसाइड को भी क्रिमिनल एक्ट माना जाता था। पहले कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता था तो पुलिस उसके अगेंस्ट केस लगाती थी। अब इस एक्ट में कोई सुसाइड कमिट कर रहा है, इसका मतलब वो जिंदगी में भयंकर परेशान है, उसको आप और कानून लगा के उसको परेशान नहीं कर सकते इंक्वायरी करके। सुसाइड कोई क्यों करेगा? कि जब वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, टॉर्चर है, प्रॉब्लम में है, तो इंसान सुसाइड करेगा। तो इसलिए इस एक्ट में सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज किया। क्या किया? डीक्रिमिनलाइज, यानी कि सुसाइड एक्ट क्रिमिनल एक्ट में नहीं आएगा। दूसरी बात, ईसीटी माइनर को नहीं देंगे। माइनर बोले तो 18 साल से कम को ईसीटी नहीं लगाएंगे। अगर लगानी है जिसमें ड्रग्स बिल्कुल काम नहीं कर रही, या माइनर खुद की लाइफ को खतरा है, या माइनर दूसरों को मार सकता है, तो ही ईसीटी लगेगी विद द कंसेंट ऑफ गार्जियन और पेरेंट्स, तो लगा सकते हैं। इसके अलावा ईसीटी को एनेस्थीसिया और सेडेशन और मसल रिलैक्सेंट के बिना नहीं देनी है, ये चीज है। इसके अलावा जो मेंटली डिस्टर्ब हो गया उनका क्या कर देते थे? ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी कर देते थे कि पागल है, अब पागल है भाई साहब, मेंटली डिस्टर्ब है, बच्चे कौन पालेगा, ये ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी करवा देते थे। तो ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी को हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है ये। तो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इज कंप्लीटली बैंड फॉर मेंटल इलनेस ट्रीटमेंट और मेंटली इल पर्सन के लिए। तो ये सारी चीजें क्या करी इसने? बैंड कर दी। तो इन चीजों का ख्याल रखते हुए चलते हैं। देखो, ईसीटी का इस्तेमाल मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थीसिया के बिना नहीं करेंगे, माइनर के लिए बैंड रहेगी, और स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे, और किसी भी फॉर्म में मेंटली डिस्टर्ब पर्सन को बांध के नहीं पटकेंगे। रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल या चेनिंग इन एनी मैनर इज नॉट एक्सेप्टेबल और प्रोहिबिटेड। तो ये ध्यान रखना है। इस पे एमसीक्यू आया था, पिछले नोट सेट में आया था शायद, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर और एक्शंस आर प्रोहिबिटेड अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। तो उसमें ये सारे ऑप्शंस होंगे, तो आपको ये 4 चीजें याद रखनी है। 5वीं ऐड कर सकते हो कि सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लाइजेशन ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 वाले की जगह ले ली है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, इसमें मेनली फोकस रहा किस पे ऊपर? द मेन ऑब्जेक्टिव। कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, तो मेन ऑब्जेक्टिव और मेन फोकस किस पे है? प्रिवेंशन ऑफ राइट्स ऑफ मेंटली इल पर्सन, राइट्स ऑफ मेंटली इल पर्सन, प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ राइट्स ऑफ मेंटली इल पर्सन, मेंटली इल और मेंटली डिस्टर्ब पर्सन के अधिकारों की रक्षा। तो मेंटली इल है तो क्या हुआ, उसके भी कुछ ना कुछ अधिकार है। तो यहाँ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब अकॉर्डिंग टू उसकी मेंटल एबिलिटीज है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम देना है। एजुकेशन का भी अधिकार है, कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये राइट को प्रिवेंशन करने वाला एक्ट था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मेंटली इल पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मेंटली इल पर्सन। द मेंटल हेल्थ एक्ट ऑफ 87
is converted into Mental Health Care Act 2017. The main goal or objective of Mental Health Care Act 2017 is the protection of rights of mentally ill person. Any type of discrimination should not be accepted, and certain procedures are prohibited under this act. The procedures are: ECT should not be given to minors, and ECT should not be used without anesthesia or muscles relaxant. Sterilization of mentally ill person is not acceptable, or using of restraint or chaining in any manner of mentally ill person is not acceptable. ये सारी चीजें इसमें क्या किया है? प्रोहिबिट किया है, इनहिबिट किया है, बैन किया है। क्या किया है? बैन किया है। तो सिंपल से 4-5 चीजें याद रखना है। इसके अलावा जिसने इंसान ने सुसाइड एक्ट कमिट किया है, सुसाइड का प्रयास किया है, तो वो क्रिमिनल नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी बहुत परेशान है, जिंदगी से सताया हुआ है? मत छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। तो भाई साहब पहले से ही सताया हुआ है, उसको छेड़ रहे हो और सुसाइड करेगा, है ना, अटेम्प्ट करेगा और डिप्रेशन में जाएगा, तो उनको तंग नहीं करना है और उसको काउंसलिंग की जरूरत है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट, कि मत छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं ना, ऐसा गाना है एक, है ना, गाना है ना। हाँ, तो कोई गूगल ना करे वो गाना। क्या सर्च किया? गाना? नहीं, गाना सर्च तो नहीं कर रहे हो? नहीं करना है ना। तुमको कोई सताए तो मुझे बता देने का। चलो हो गया? अरे हो गया। तो तुम ये उदास सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हो क्या? उदास हो गए, बोल नहीं रहे हो कुछ। अरे बोलो जोर से। मतली आवाज। हो गया? अरे हो गया था? हाँ कि ना? जल्दी टिपो। अरे इतना काय लिखे हो, सीधा सीधा खोपड़ी में छापो ना रे। कि 4 चीजें बैन करी मेनली। एक, विदाउट एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट ईसीटी नहीं देंगे, माइनर को नहीं देंगे, इसके अलावा स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे, और रिस्ट्रेंट और बांध के चैनों से बांध के नहीं पटकेंगे। इसके अलावा सुसाइड कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी। ये सारी चीजों का प्रोविजन था, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट करना, पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट करना है। ये तो तुमको पता ही है। Every year 10th of October, every year 10th of October is celebrated as वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो बहुत सारे थीम्स आते हैं, अभी आ रहा है अक्टूबर आगे, तो क्या थीम है इस साल का? हो सकता है सितंबर वाले नॉर्थ सेट में पूछ ले। तो इट्स टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। जो मेंटल हेल्थ डे आ रहा है अक्टूबर में, उसका थीम कि वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना है, वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी देना। ये नहीं कि गधे की तरह खच्चर की तरह काम पे काम करवा रहे हो इंसान से और उसकी मेंटल पीस ही खत्म कर दी है, तो फिर वो सू करके साइड ही करेगा ना, और क्या करेगा। तो इसलिए वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना है, इंपॉर्टेंस देना है। ये थीम है 24 का। अब 23 का थीम क्या था? तो 23 का थीम था मेंटल हेल्थ इज एन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, कि भाई साहब मेंटल हेल्थ है जो सबका एक राइट है, सबका एक राइट है, राइट टू बी मेंटली हेल्थी, राइट टू बी मेंटली हेल्थी। 22 का थीम क्या था? कि मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी, हर किसी के लिए ग्लोबली, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग के लिए मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ प्रायोरिटीज होनी चाहिए। 21 का थीम था मेंटल हेल्थ इन अनइक्वल वर्ल्ड, मेंटल हेल्थ का क्या स्टेटस है इस अनइक्वल वर्ल्ड में, तो वो थीम था 21 का। इसके बाद साइकेट्रिक नर्सिंग की बुक कौन लिखा? तो वो हैरेट बेली लिखा। कौन लिखा? हैरेट बेली। इतनी बातें याद रखनी है, थीम याद रखना है, स्पेशली रिसेंट वाला। क्या क्या याद रखेगा तुम्हारा ये नाजुक दिमाग? हम्म, तो रखना पड़ेगा इसको। एक्चुअल में दिमाग की एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड मेमोरी स्टोरेज के साथ है, अनलिमिटेड। बस वो स्टोर करने की कला आनी चाहिए, और स्टोर करने की सबसे बड़ी कला यही है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जब तक परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट ना हो जाए कुछ, तब तक उसको रिवाइज करो, तो ऑटोमेटिक हमेशा परमानेंट मेमोरी में रहेगा। कौन से बैच के ऑनलाइन नोट्स है भाई? कौन से बैच के ऑनलाइन नोट्स है? हैं? थर्ड लाइव मेरी पड़ी हुई है वहां पे, ठीक। तो कुछ कुछ ऐड हो रहा है, वो ऐड करते रहे ना, पता चला नोट्स लिखे हैं ऐसा करके ध्यान ही नहीं दिया, बीच बीच में लाइनें घुस जाती है। 10th ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो 24 का थीम है वो वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना, इंपॉर्टेंस देना है। 23 वाला थीम क्या था? कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है, हर किसी का राइट्स है कि वो मेंटली हेल्थी रहे, मेंटली हेल्थी रहे। 22 वाला थीम था कि मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग को प्रायोरिटी बनाओ ग्लोबली। और 21 वाला कि मेंटल हेल्थ का क्या स्टेटस है इस अनइक्वल वर्ल्ड में। इसके अलावा साइकेट्रिक नर्सिंग की पहली किताब कौन लिखा? हैरेट बेली लिखा। अमेरिकन साइकेट्रिक की बुक कौन लिखा? बेंजामिन रस ने लिखा। इसलिए बेंजामिन रस को फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक बोलता है, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। हो गया? हम्म, अरे हो गया। तुम्हारे उदास चेहरे देख के बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मुझे। नहीं हुआ? तो काहे नहीं बोलते हो भाई पहले? अरे मुश्किल नहीं है, कुछ हो जाएगा याद सब। उदास होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोशिश करनी है, 2 बार पढ़ना है और तीसरी बार में परमानेंट मेमोरी में स्टोर करना है।
इसके अलावा भाई साहब बीएससी नर्सिंग में साइकियाट्रिक सब्जेक्ट कब ऐड हुआ, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और फिर आ सकता है, तो याद रखना है बीएससी नर्सिंग में 1965 में ऐड हुआ। कब हुआ? 1965। इसके बाद 75 में साइकियाट्रिक स्पेशलिटी में एमएससी नर्सिंग स्टार्ट हुआ। साइकियाट्रिक स्पेशलिटी में क्या स्टार्ट हुआ? एमएससी नर्सिंग। इसके अलावा 86 में जीएनएम में साइकियाट्रिक सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया। 86 में जीएनएम में साइकियाट्रिक सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ईयर आपको याद रखना है। बीएससी नर्सिंग 1965, एमएससी नर्सिंग 1980 क्या है, सॉरी 75, 65, 75 और 86 तीन ईयर याद रखने हैं। तो जीएनएम सबसे छोटा है, उसको सबसे बाद में याद रखना है। बीएससी एमएससी फिर जीएनएम है, बीएससी एमएससी जीएनएम 65, 75, 86। तो 65 बीएससी नर्सिंग में ऐड हुआ, 75 राजकुमारी अमृत कौर न्यू दिल्ली वाले में साइकेट्रिक सब्जेक्ट में एमएससी स्टार्ट हुई। उसके बाद 86 में जीएनएम में साइकेट्रिक सब्जेक्ट को ऐड किया गया। और ये साइकेट्रिक सब्जेक्ट को ऐड करने की सिफारिश कौन सी कमेटी ने करी? कौन सी कमेटी हो? हाँ, मुदलियार कमेटी है। कौन है वो? मुदलियार कमेटी है। मेंटल हॉस्पिटल खोलेंगे ऐसा कौन बोला? बोर कमेटी बोला। ठीक है। इनकी गाड़ी बहुत लेट चलती है, स्पीड बढ़ाओ रे तुम लोग। हो गया? तो तीन ईयर याद रह जाएंगे। 1965 बीएससी नर्सिंग में साइकेट्रिक सब्जेक्ट ऐड हुआ, 75 साइकेट्रिक से एमएससी स्टार्ट हुई और 87 जीएनएम में हुआ। 87 नहीं 86। अब आती है बारी क्या कारण से इंसान दिमाग के तार हिल जाते हैं और पगला जाता है। तो वो क्या क्या कारण रह सकते हैं? तो कारण में बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर होगा, साइको सोशल होगा, सोशियो कल्चरल होगा और अदर फैक्टर्स होंगे। इनको हम वन बाय वन देखेंगे अभी। या तो इंसान के दिमाग में कुछ केमिकल डिस्टर्बेंस है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल अप एंड डाउन है। ब्रेन में केमिकल्स होते हैं और वो इंसान के इमोशंस बिहेवियर सबको रेगुलेट करता है और उन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर का इंबैलेंस हो सकता है, ब्रेन में कुछ पैथोलॉजी हो सकती है, या फिर इंसान मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, या फिर इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी है, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे हैं कि वो उदास ही रहेगा, दुखी ही रहेगा, चाहे जिंदगी में कुछ भी पाले उसको खुशी नहीं मिलती है। तो वो कौन सी है? वो ट्रेट्स ऐसे होते हैं, वो मेलंकोलिक ट्रेट्स होते हैं जिसमें इंसान हमेशा उदास ही रहता है, चाहे जिंदगी में कितना बड़ा खुशी का दिन हो। खुद की शादी हो तो भी उदास था, दूसरे की है तो भी उदास है। खुद की जॉब लगी तो भी वैसा ही है, दूसरे की लगी तो भी वैसा ही है। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उदास ही उदास है। तो ऐसे वाले अगर पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो तो भी मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा सबसे कॉमन मॉडर्न कॉज ब्रोकन रिलेशनशिप। सबसे मॉडर्न कॉज, अचानक से कॉल किया, ऑफिस में बैठे थे तुम, आज से तुम्हें तलाक तलाक तलाक, भाई साहब है, दुनिया हिल जाती है एक बार थोड़ी देर के लिए। आज से तुम्हारे इन बच्चों की मां मैं नहीं हूं, और भाई साहब तो आदमी के तार हिल जाएंगे, झटका लगेगा। तो ऐसे वाले हैं, तो ख्याल रखें ऐसे झटके ना झेलना पड़े। जेनेटिक फैक्टर्स, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स में आएंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। क्या है? या तो फैमिली हिस्ट्री जिसको बोलेंगे हेरिडिटरी, हेरिडिटरी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर में क्या है? पर्सनैलिटी ट्रेट्स ही ऐसे, पर्सनैलिटी ट्रेट्स ही खराब है, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि वो दुखी ही रहेगा, उदास ही रहेगा, उदास ही रहेगा। इसके अलावा जेनेटिक में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम है जो कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन ये सब कॉज एसोसिएटेड है। इसके अलावा इन्फेक्शन, एक्सपोजर टू टॉक्सिन और ब्रेन इंजरी, सर्टेन टाइप ऑफ पेरिनेटल इन्फेक्शन, स्टॉर्च इन्फेक्शन। कौन सा? स्टॉर्च इन्फेक्शन। क्या है स्टॉर्च? क्या है? अरे तुमने टॉर्च सुना होगा, उसके आगे मैंने ऐसे लगाया है। हाँ, अरे भैया सिफिलिस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, इसके अलावा साइटोमेगालोवायरस है, हर्पीज सिम्प्लेक्स है ना। तो ये सारे इन्फेक्शंस के कारण ये पेरिनेटली बच्चे में ट्रांसफर हो जाते हैं और ब्रेन डैमेज करते हैं, और ब्रेन डैमेज है इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा और पर्सन मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है। इसके अलावा कोई फिजिकली हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप बाय बर्थ, किसी के दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, या कोई मेजर ट्रॉमा और एक्सीडेंट के बाद हैंडीकैप हो गया हो, तो पर्सन को मेंटल ट्रॉमा मिलती है और मेंटल ट्रॉमा के बाद पर्सन क्या हो सकता है? मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। तो या तो भैया पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है कि इनके घर में सिजोफ्रेनिया हो रहा है और सिजोफ्रेनिया चलता रहेगा। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है बीपी, हाइपरटेंशन, ये सब हार्ट की बीमारियां, वैसे ही मेंटल डिसऑर्डर भी हेरिडिटरी है, रन्स फैमिली टू फैमिली। तो ये भी हो सकता है, ये एक रिस्क फैक्टर है, जरूरी नहीं है मेंटली डिस्टर्ब हो। इसके अलावा सर्टेन टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर, ये सारे सिंड्रोम क्या है? ये भी डिस्टर्ब कर सकते हैं पेशेंट को मेंटली। इसके अलावा सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इंसान की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, कि वो दुखी ही रहेगा। तो मेलनकोलिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स होता है, वो इंसान हमेशा डिप्रेशन में रहता है। मेलनकोलिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स वाला हमेशा डिप्रेशन में देखने को मिलेगा। सर्टेन टाइप ऑफ टॉक्सिन्स और इन्फेक्शन और इंजरी ड्यूरिंग इंटरनेटल, पेरिनेटल, पोस्टनेटल पीरियड, वो भी मेंटल डिस्टर्ब कर सकते हैं। और फिजिकली हैंडीकैप है कोई, वो भी मेंटल ट्रॉमा को सहन नहीं कर पाए। इसके अलावा साइकोसोशल फैक्टर में हम देखेंगे कि मैटरनल डिप्राइवेशन का मतलब है जिसको बच्चे को मां का प्यार ना मिला हो, अनवांटेड चाइल्ड है, नेग्लेक्टेड चाइल्ड, या मदर की डेथ हो गई हो जन्म लेते ही मदर कहीं और फुर हो गई। कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण उसको मदर वाला प्यार नहीं मिला है, और मदर का प्यार, एक इन्फेंट नई दुनिया में आया है और मां ही नहीं है तो दुनिया है ही नहीं, तो दुनिया उसी हिसाब से हैंडल करेगा और उसका डेवलपमेंट और माइंड का डेवलपमेंट वैसा ही होगा। इसके अलावा पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न क्या है भाई साहब?
जिसमें रोज लड़ाई झगड़े तलाक मार पीट चलती रहती है दिन भर, और बच्चा बैठा बैठा टुकुर टुकुर वही देखता रहता है कि मामला क्या है। तो वो जो बचपन से वो देख रहा है वो उसके माइंड सेट और माइंड के डेवलपमेंट पे बहुत रॉन्ग इफेक्ट डालता है, और वो बड़ा होकर मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, बड़ा होकर मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा टेंशन 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 ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। इसलिए टेंशन नहीं लेना है कुछ भी, कोई टेंशन लेना नहीं है। ज्यादा टेंशन लेने से समस्याएं बढ़ती है, समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए उस टेंशन से छुटकारा पाने के लिए तरीके ढूंढे, ना कि उसको लेकर दिन भर रोए। तो उससे छुटकारा पाने का तरीका ढूंढना है, उसको लेके रोना नहीं, तरीका ढूंढो ताकि वो टेंशन दूर दूर बहुत दूर चला जाए, है ना। या तो तुमसे दूर चला जाओ या फिर टेंशन को दूर कर दो, दो ही ऑप्शन है। तो टेंशन वाली सिचुएशनों से भाग जाओ भाई, और तो क्या कर सकते हैं। या फिर एडजस्ट हो जाओ, एडजस्ट। रोज दो थप्पड़ मार रहा है तो मार रहा है, क्या कोई बात नहीं, मत थोड़ी रहे हैं। या तो एडजस्ट कर लो, या दो सामने वापस मार दो, ऐसा ही हो सकता है। या फिर थप्पड़ वाले इंसान से दूर हो जाओ, इतना ही तरीका है। इसके अलावा रोज उसको रोने से कुछ नहीं होगा, है ना। रोज मुझे मारता है ऐसा करके रोने से तो कुछ होगा नहीं। या तो वापस मारो, या भाग जाओ, या सहन करके मत रहो, क्या प्यार से मारी, ऐसा सोच लो तो तकलीफ नहीं होगी। सोशल कल्चर फैक्टर, वॉर एंड वायलेंस, लड़ाई झगड़ा लंबे समय तक, कोई दो कंट्रीज के बीच हो सकता है, कम्युनिटीज के बीच हो सकता है, जिससे इंसान का मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है। रशिया यूक्रेन का चल रहा है जैसे, इतना लंबा युद्ध है। इसके अलावा इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, भाई साहब जेब में रुपया पैसा नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, तो बहुत सारे फैक्टर आगे जुड़ते जाएंगे और समस्याओं का ढेर लगता जाएगा। जब तक जेब में पैसा नहीं है और जॉब नहीं है तो मामला बहुत गंभीर हो जाएगा, है? और घर वाले जब तक पैसे दे रहे हैं ठीक है, वो हाथ खींच ले तो मामला खराब हो जाएगा सारा। और आदमी का मेंटल इलनेस सब हिल जाएगा, मेंटली क्या बैलेंस सब गड़बड़ा जाएगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और रैपिड सोशल चेंजेस भी मेंटल डिस्टर्ब कर सकता है। सडन चेंजेस, एकदम मॉडर्न जमाना आ गया भाई साहब, दादा परदादा बैठे हुए और एकदम से घर में बेटा बहू आया ऐसे बिकनी वाली अमेरिका से, और वो आगे बोल रही है मिलियर डैड मीट योर, मीट योर क्या बोलेगा आगे पता नहीं। वो दादा बैठे बैठे देख रहा भाई साहब ये कौन है? दादा को तो सदमा लग जाएगा वहीं पे कि कैसी बहू लाई, हमारे जमाने में तो घूंघट वाली लाई, इतने तक वाली, क्या जमाना आ गया है? या फिर सडन टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो गए, सडन रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजीज। यानी कि जैसे पोस्ट ऑफिस में पुराने जमाने पे पोस्ट ऑफिस का काम था ओनली चिट्ठियां पहुंचाना, अभी पोस्ट ऑफिस बैंक भी है, बीमा एजेंट भी है, एलआईसी भी करता है, पता नहीं कितने सारे बिल भी भरता है, पता नहीं कई सारे काम दे दिए और कंप्यूटर आ गए। अब वो बेचारे पुराने पोस्टमैन जो भी बैंक पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, उनका एजुकेशन लेवल इतना है ही नहीं, उनको कंप्यूटर का ही नहीं आता। अब अचानक से लगा डाले कंप्यूटर और बोला आज से पोस्ट ऑफिस बैंक भी है, बीमा भी करेगा, सुकन्या योजना भी करेगा, ये करेगा वो करेगा। अब वो अंकल बेटे बेचारे पढ़े नहीं, रिटायर होने वाले 2 साल बाद, अब कहाँ कंप्यूटर सीखेंगे, उनको कंप्यूटर का अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। तो सडन टेक्नोलॉजी में चेंजेस इंसान को मेंटली स्ट्रेस डाल सकता है और जिसके कारण मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। तो तुम लोगों की तरह सारे होशियार नहीं है, जैसे तुमको फोन में हजारों फंक्शन आते हैं, किसकी चैट किधर छुपाई जा सकती है ना। तो एक बटन यूं किया कि गायब होगी चैट, ये कौन सा मोड है? देखो आवाज आई कहीं से। अदर फैक्टर लाइक ड्रग्स, बहुत ज्यादा नशा कर लेना, और बहुत ज्यादा जब नशा करेगा तो रियलिटी से कनेक्शन लॉस हो जाएगा, और रियलिटी से कनेक्शन लॉस का मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, फैंटेसीज में जीने लगेगा। इसके अलावा तो ये सर्टेन टाइप ऑफ फैक्टर है जिसके कारण इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। तुमको ध्यान रखना है कि ये कैसे कोई भी कॉज तुम्हारी मेंटल पीस को डिस्टर्ब ना कर सके, इसका ख्याल जरूर रखें। दिल किससे ज्यादा दिमाग का ख्याल रखना है ना। दिल का तो ट्रीटमेंट इजीली हो जाएगा, हार्ट अटैक में भी स्टेंट डाल के एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करके एक बार जिंदा कर देंगे। एक बार तार सटक गया ना, शॉर्ट सर्किट, लंबे जाओगे लंबे, है देवदास बने हुए पड़े रहोगे। इसलिए ख्याल रखें इसका, है। अब दो मेजर क्लासिफिकेशन या टू मेजर क्लासिफिकेशन किया गया है मेंटल इलनेसेस को, एक साइकोसिस है, दूसरा न्यूरोसिस है। एक साइकोसिस, दूसरा न्यूरोसिस। साइकोसिस बहुत भयंकर वाली सीवियर डिस्टर्बेंस वाली बीमारी है। साइकोसिस क्या है? सीवियर डिस्टर्बेंस है जिसमें पर्सनालिटी थॉट बिहेवियर सब चेंज हो जाएंगे इंसान के। वही न्यूरोसिस माइल्ड डिस्टर्बेंस ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनालिटी है, और उसका ओनली फैक्टर टेंशन है, क्या स्ट्रेस। अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। न्यूरोसिस में न्यूरोट्रांसमीटर के चेंजेस, फैमिली हिस्ट्री, ये सारे कॉज मेन होते हैं, और ये सीरियस डिस्टर्बेंस है। इसके अंदर हम देखेंगे फंक्शनल साइकोसिस। साइकोसिस को अगेन दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा फंक्शनल, दूसरा होगा ऑर्गेनिक। फंक्शनल साइकोसिस में सिजोफ्रेनिया और मेनिया यानी मूड डिसऑर्डर्स आएंगे। क्या आएंगे? मूड डिसऑर्डर्स, जिसमें सिजोफ्रेनिया मेनिया एंड क्रॉनिक मूड डिसऑर्डर्स आएंगे, क्रॉनिक मूड डिसऑर्डर्स आएंगे। वहीं ऑर्गेनिक साइकोसिस में आएगा, एक्यूट पूछा जाए तो डेलीरियम है, एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम और एक्यूट ऑर्गेनिक डिसऑर्डर कौन सा है? डेलीरियम है, और क्रॉनिक है तो डिमेंशिया है। वहीं न्यूरोसिस में आपको देखने को मिलेगा हिस्टीरिया, और हिस्टीरिया पुराना वर्ड किसके लिए यूज होता था? कन्वर्जन डिसऑर्डर के लिए, और कन्वर्जन का मतलब होता है ड्रामेबाज अटेंशन सीकिंग वाला बिहेवियर, है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, ये ओसीएन और ओसीडी एक ही है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। इसके बाद आता है फोबिया और एंजाइटी। फोबिया क्या है? कि रियल सिचुएशन, रियल ऑब्जेक्ट, स्टिमुलाई, पर्सन से डर लगना, कीड़े मकोड़े जो भी है उनसे डरना, क्या कहलाता है? फोबिया। गली में जा रहे हो, दो बड़े बड़े कुत्ते शेर जैसे दिखने वाले इतनी लंबी पूंछ वाले तुम्हारी तरफ आ रहे, हाउ हाउ करते हुए, भाई साहब तुम्हारी हालत उस टाइम पतली हो जाएगी, वो फोबिया है। और हॉस्टल से निकल रहे हो बाहर अंधेरा, और मन में डर रहे हो कि गली में कुत्ते हो सकते हैं अंधेरा और काट लेंगे, ये क्या है? एंजाइटी है। इमेजिन डेंजर से डर लगना, घबराहट होना, क्या कहलाता है? एंजाइटी। इमेजिन डेंजर, इमेजिन डेंजर से मतलब हम मन में इमेजिन कर रहे हैं कि खतरा हो सकता है, वो एंजाइटी है। और जब रियल खतरे से सामना हो और हमें बेचैनी और डर लगना, क्या कहलाएगा? फोबिया कहलाएगा। एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में एंजाइटी होती है। एग्जाम देने से पहले घबराते हो, मेरा होगा कि नहीं, पेपर कैसा होगा, सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा, जो पढ़ा हुआ आएगा कि नहीं आएगा, ये छोड़ के जब एडमिट कार्ड चेक करा रहे हो पसीने छूट रहे हैं, वो एंजाइटी है। वो क्या है? एंजाइटी।
तो लिख लो classifications. There is two major classification for mental disturbance or mental illnesses. One is psychosis and second is neurosis. Psychosis is a major disturbance or major disorders characterized by disturbance of thought, behavior, perception and personality. सब में डिस्टर्ब होगा. और neurosis is a minor disturbance of personality and behavior due to stress or tension. Psychosis में mainly two part में divide होगा. एक होगा functional psychosis, दूसरा होगा organic psychosis. Functional psychosis के अंदर हम पढ़ेंगे schizophrenia और mood disorders. और organic psychosis में acute syndrome होगा, वो delirium होगा. और जो chronic होगा वो dementia होगा. वही neurosis में बहुत सारे disorders देखने को मिलेंगे, anxiety, phobia, OCD और hysteria. ये सारे डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे. इसके अलावा सब अदर डिसऑर्डर्स है, वो चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, वो सब अदर्स में आएंगे. तो अदर डिसऑर्डर में चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, ये सब किसमें आएंगे? अदर डिसऑर्डर में. अदर डिसऑर्डर में सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जिसमें इंसान दारू, गांजा, अफीम, भांग सबका इस्तेमाल करेगा. इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर और चाइल्डहुड डिसऑर्डर ये अदर डिसऑर्डर है. और ये जो साइकोसिस वर्ड है ये दिया किसने? ये वर्ड दिया क्यू चटर्स लेबेन. किसने दिया? बोलो. क्यू चटर्स लेबेन. किसने दिया? क्यू चटर्स लेबेन. Psychosis word is given by क्यू चटर्स लेबेन and neurosis word is given by word coined by and neurosis word is coined by William Cullen. तो साइकोसिस एक सीवियर टाइप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें पर्सनालिटी, बिहेवियर, मूड, परसेप्शन सबका डिस्टर्बेंस हो जाएगा. और साइकोसिस में हमेशा साइकोटिक फीचर्स दिखते हैं. और साइकोटिक फीचर्स क्या होता है? क्या होता है बेटा साइकोसिस फीचर? डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन को हम साइकोटिक फीचर्स बोलते हैं. और जो ये साइकोसिस वर्ड है ये क्यू चटर्स लेबेन नाम के आदमी ने दिया. कौन था वो? क्यू चटर्स लेबेन. लाइट जल रही फोन की बेटा, देखा हमने. उसको कवर किया कि मार कर उठा ले ताकि पता ना चले सर को. इसका पता चलता है अगर मैं फोन लूं ना कि लास्ट स्क्रीन ऑन कब था. इसमें एक सेटिंग में दिखता है ऑप्शन, देखो. अगर मिला तो मुर्गी बनाऊं. ऐसे नहीं करना है? इसमें तेरा घाटा बेटा. और न्यूरोसिस क्या है? माइनर डिस्टर्बेंस ऑफ पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ड्यू टू टेंशन और स्ट्रेस की वजह से अगर कुछ माइनर डिस्टर्बेंस आ रहा है इंसान के बिहेवियर में तब वो क्या कहलाएगा? न्यूरोसिस कहलाएगा. और ये जो न्यूरोसिस वर्ड है दिया ये विलियम कुलन ने दिया. कौन दिया? विलियम कुलन. इसके अलावा जो साइकोसिस है इसको मेनली टू पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक फंक्शनल साइकोसिस, दूसरा ऑर्गेनिक साइकोसिस. फंक्शनल साइकोसिस में हम सिजोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे. और मूड डिसऑर्डर में आता है डिप्रेशन और मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर और क्रोनिक मूड डिसऑर्डर्स. इसके अलावा ऑर्गेनिक में एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम किसको बोलते हैं? डिलीरियम को बोलते हैं. डिलीरियम होता क्या है? क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें कॉन्शियसनेस का धुंधला हो जाना. और क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस को हम मेंटल फॉगिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेंटल फॉगिंग. इसके अलावा क्रोनिक डिसऑर्डर है. एक्यूट का मतलब होता है सडन डेवलप होना और क्रोनिक का मतलब है कई साल लगेंगे. धीरे धीरे बूढ़े होते जाएंगे, नए न्यूरॉन्स बनेंगे नहीं, जो बने हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और धीरे धीरे भूला बनते जाएंगे. क्या बनेंगे? भूला. और भूला ही डिमेंशिया है. भूला बनना क्या है? डिमेंशिया. तो ये प्रोग्रेसिव और क्रोनिक कोर्स है, प्रोग्रेसिव एंड क्रोनिक डिसऑर्डर्स है जो धीरे धीरे लगातार एजिंग प्रोसेस के साथ देखने को मिलेगा. और ये सब में होगा बुढ़ापे में, है ना? सब में होगा बुढ़ापे में. चीजें रख के भूल जाओगे. अरे मेरा चश्मा कहाँ है? हो सकता है चश्मा हाथ में हो, सामने पड़ा हो, कहीं रखा हो. चश्मे वालों के लिए बोल रहा हूँ, है ना? पर्स रख के भूल जाएगा, कपड़े रख के भूल जाएगा, घर का रास्ता भूल जाएगा और फाइनली घर के अंदर ही खो जाएगा. बाथरूम जाने के लिए निकला पर वापस बेड नहीं मिल रहा है कि बेड कहाँ था, है? तो ये सब डिमेंशिया में होगा, बुढ़ापे में. हो गया. अदर डिसऑर्डर में ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसऑर्डर, ये सारी चीजें आएगी अदर में. अब चले अपन आगे. अब साइकोसिस और न्यूरोसिस में डिफरेंस क्या है? तो साइकोसिस है क्या? तो साइकोसिस एक मेजर डिसऑर्डर है. साइकोसिस इज एन मेजर डिसऑर्डर. क्या है भाई साहब? मेजर डिसऑर्डर जिसमें डिस्टर्बेंस किसका होगा? डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन, मूड, बिहेवियर, थॉट, सब कुछ हिल जाएगा. मामला सब कुछ हिल जाएगा. न्यूरोसिस वही माइनर डिस्टर्बेंस है, माइनर डिस्टर्बेंस ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी. और वो भी मेन बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण टेंशन और स्ट्रेस है. बाकी तुमको पता है साइकोसिस वर्ड कौन दिया? फ्यूचर लेबेन दिया. न्यूरोसिस वर्ड कौन दिया? विलियम कुलेन दिया. और साइकोसिस का सबसे बड़ा फीचर है इनसाइट एब्सेंट रहेगी. इनसाइट एब्सेंट का मतलब है इंसान को पता नहीं चलेगा कि वो मेंटली डिस्टर्ब है. एक सब्जी का ठेला लगाने वाला इंसान के दिमाग के तार हिल गए और वो चिल्ला रहा है, बोला आज से इस गांव का राजा मैं हूँ और इस शहर का राजा मैं हूँ. बट उसको पता ही नहीं है कि बेचारा तू तो कुछ नहीं है भाई. पर उसको समझाने से वो नहीं समझेगा क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो बीमार है. तो ये इनसाइट क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी. जब वो खुद की मेंटल हेल्थ और इलनेस के बारे में पता नहीं होगा कि नॉट अवेयर अबाउट ओन मेंटल हेल्थ एंड इलनेस, उसको हम इनसाइट एब्सेंट बोलते हैं. वही न्यूरोसिस वाले को पता होता है. दूसरी बड़ी बात, रियलिटी के साथ कनेक्शन खत्म है. लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट विद द रियलिटी. सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? ठेले वाला बोल रहा है मैं राजा हूं, वो मान ही नहीं रहा. तो सच्चाई क्या है? सच्चाई से कनेक्शन कट हो चुका है. एक्चुअल में वो सब्जी का ठेले वाला है बट वो अब क्या समझ रहा है? खुद को राजा समझ रहा है. तो रियलिटी के साथ हो गया कॉन्टेक्ट खत्म. फैंटेसी में जी रहा है, नाले में पड़ा और गोवा बीच पे पड़ा कर राजा हूं, मेरा खुद का पर्सनल स्विमिंग पूल है. ये पर्सनल स्विमिंग पूल में लेटा हुआ हूं. अरे पर्सनल स्विमिंग पूल नहीं है, पब्लिक की नाली है.
तो ये रियलिटी के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाना। न्यूरोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता। वही ये मेजर डिस्टर्बेंस है, वो माइनर डिस्टर्बेंस है। यहाँ साइकोसिस है, इसका मतलब है साइकोटिक फीचर्स प्रेजेंट होंगे। और कभी भी कोई भी कहीं भी पूछ ले कि साइकोटिक सिम्टम और साइकोटिक फीचर किसको बोलते हैं, तो डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन को हम साइकोटिक फीचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोटिक फीचर और सिम्टम। ये क्या कहलाते हैं? साइकोटिक सिम्टम और फीचर्स कहलाते हैं। वही ये न्यूरोसिस में ऐसा होगा नहीं। ये एब्सेंट यहाँ वहां का यहाँ आ गया है। इसके अलावा यहाँ थॉट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगी और उसमें थॉट का डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज मेनली क्या काम करेगी साइकोसिस में भाई? साइकोसिस में चाहिए एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, एंटी साइकोटिक ड्रग्स चाहिए, प्लस साथ में चाहिए ईसीटी। क्या चाहिए? ईसीटी। यहाँ मामला न्यूरोसिस में क्या होगा? एंटी एंजाइटी ड्रग दे सकते हो, एंटी एंजाइटी ड्रग और साइकोथेरेपी से काम चल जाएगा। साइकोथेरेपी से काम चल जाएगा। कोई भयंकर तरीके से सीवियर हो जाए तो ट्रीटमेंट चेंज होगा, बाकी बेसिक ट्रीटमेंट यही रहेगा। और साइकोसिस का ट्रीटमेंट इन पेशेंट के रूप में होगा, और इन पेशेंट का मतलब होता है एडमिशन के बाद होगा, एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। वही न्यूरोसिस वाला ओपीडी बेसिस पे ट्रीट किया जा सकता है। तो ये सारा डिफरेंस है साइकोसिस और न्यूरोसिस में। तो psychosis word is given by Futuretus Leben, and the psychosis word means the major disturbance of behavior, thought, perception, mood, सब में disturbance हो गया। इसके अलावा the main characteristic feature is psychotic feature, that is delusion and hallucinations। इसके अलावा साइकोसिस का ट्रीटमेंट इन पेशेंट के रूप में होगा, यानी कि एडमिशन के बाद होगा। यहाँ एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी मैनिक ड्रग देनी पड़ेगी, साथ में ईसीटी भी लगानी पड़ेगी। वहीं न्यूरोसिस वाले को सिंपली ओपीडी बेसिस पे ट्रीट किया जा सकता है, साइकोथेरेपी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो है प्रेजेंस ऑफ इनसाइट और एब्सेंस ऑफ इनसाइट। साइकोसिस में हमेशा इनसाइट एब्सेंट रहेगी। साइकोसिस वाला पेशेंट समझ नहीं पाएगा कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, वहीं न्यूरोसिस वाले को पता रहता है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? मेरी तरफ देखो, मुझसे पूछो। यहाँ लिखा हुआ है डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन को साइकोटिक फीचर। यहाँ लिखा हुआ है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में लिखा हुआ है हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है एडमिट करके ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा एंटी साइकोटिक दवाइयां देंगे और ईसीटी देंगे। वहीं उधर लिखा हुआ है डिल्यूजन और हेलुसिनेशन एब्सेंट, है ना, क्योंकि न्यूरोसिस है, न्यूरोसिस में डिल्यूजन और हेलुसिनेशन नहीं होता। तो ये एब्सेंट है जो डिल्यूजन और हेलुसिनेशन के साथ में लिखना है। वहीं ट्रीटमेंट में आपको यहाँ लिखना है कि एंटी एंजाइटी ड्रग दे सकते हो या फिर साइकोथेरेपी दे सकते हो, साइकोथेरेपीज। तो साइकोसिस एक बड़ा डिस्टर्बेंस है जिसमें थॉट, बिहेवियर, परसेप्शन, मूड सबका डिस्टर्बेंस रहेगा। साइकोसिस वर्ड फ्यूचरस लेबेन नाम के आदमी ने दिया। और साइकोसिस में साइकोटिक फीचर्स देखने को मिलेंगे लाइक डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, और साइकोटिक में इनसाइट नहीं होगी, इनसाइट नहीं होगी। वही न्यूरोसिस माइनर डिस्टर्बेंस ऑफ बिहेवियर और पर्सनैलिटी है। और ये जो न्यूरोसिस वर्ड है वो विलियम कोलेन ने दिया, और ये मेनली स्ट्रेस की वजह से होता है, और इसका ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी और एंटी एंजाइटी ड्रग से हो सकता है। अब बारी आती है ये दो क्या है, डिल्यूजन क्या है, हेलुसिनेशन क्या है। वही डिल्यूजन है कि एक सब्जी वाला बोल रहा है मैं राजा हूँ। एक सब्जी का ठेला लगाने वाला अचानक से मेंटली डिस्टर्ब हुआ और बता रहा है कि वही राजा है, वही इस गांव का मालिक है, वो शहर का मालिक है। ये डिल्यूजन हो गया उसको, यानी कि फॉल्स फिक्स्ड अनसेकेबल बिलीफ, फॉल्स फिक्स्ड अनसेकेबल बिलीफ, ऐसे गलत विचार या धारणाएं जिसको बदला नहीं जा सकता, क्या कहलाएंगे? डिल्यूजन कहलाएंगे। एक्चुअल में वो बेचारा कुछ नहीं है, पर उसको अब विचार ऐसे आ गए, थॉट ऐसे आ गए कि वो राजा है, तब वो खुद को राजा जैसा समझने लगता है और राजा जैसा बिहेव कर रहा है, राजा जैसा बिहेव कर रहा है। ये डिल्यूजन। और डिल्यूजन किसका डिसऑर्डर है? थॉट का है। डिल्यूजन इज एन डिसऑर्डर ऑफ थॉट, डिसऑर्डर ऑफ थॉट। वहीं हेलुसिनेशन वर्ड आता है तो हेलुसिनेशन इज एन डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। यहाँ चीजें नहीं है तो भी दिखाई देगी, कोई आवाज नहीं दे रहा तो भी सुनाई देगा, कोई स्मेल नहीं है फिर भी अलग सी स्मेल आएगी उसको। जितने सेंस ऑर्गन है उतने हेलुसिनेशन होंगे। इसके अलावा और भी बहुत तरह के होंगे। कोई आवाज नहीं दे रहा फिर भी उसको सुनाई दे रहा है कि उसको कोई बुला रहा है। वो बता रहा है पेशेंट कि 3 किलोमीटर दूर खड़े दो लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं और उसको सुनाई दे रहा है और वो सुन रहा है उसके बारे में। या फिर दो लोग खड़े बातें कर रहे हैं और उसकी बुराई कर रहे हैं और वो सुन रहा है। कई सारे हेलुसिनेशंस होंगे, वो आगे साइन एंड सिम्टम में अपन देखेंगे। तो ये इतना लिख पाए? ये क्या बात हो गई भैया, ये कौन है, ये कहाँ है? हाँ, यहाँ एनोसोग्नोसिया वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? लैक ऑफ इनसाइट, लैक ऑफ इनसाइट। यानी कि दूसरे वर्ड में बोले तो पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट, पर्सन इज, अच्छा लिख देता हूं सुंदर हैंड राइटिंग में, नॉट अवेयर अबाउट ओवन मेंटल हेल्थ एंड इलनेस, मेंटल हेल्थ एंड इलनेस, इसको हम बोलते हैं एनोसोग्नोसिया। क्या बोलेंगे? एनोसोग्नोसिया। सिंगल वर्ड में बोले तो लैक ऑफ इनसाइट, एब्सेंस ऑफ इनसाइट, लैक ऑफ इनसाइट बोलो या फिर एब्सेंस ऑफ इनसाइट, एब्सेंस ऑफ इनसाइट या लैक ऑफ इनसाइट। इनसाइट नहीं है बिल्कुल भी, पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या हो रहा है, वो क्या रेला है, मेंटली इल है या मेंटली हेल्दी है, तब वो क्या कहलाएगा? एनोसोग्नोसिया कहलाएगा। इनसाइट के लेवल्स होते हैं, देयर आर 6 लेवल्स ऑफ इनसाइट। तो पहले तुमको इतना याद रखना कि इनसाइट है क्या। तो इनसाइट का मतलब है अवेयरनेस अबाउट ओवन मेंटल हेल्थ एंड इलनेस, खुद के मेंटल हेल्थ के बारे में पता है ना, इनसाइट कहलाता है। ये मेनली साइकोसिस में एब्सेंट रहेगी, न्यूरोसिस में प्रेजेंट रहेगी। और जब किसी इंसान की इनसाइट कंप्लीटली एब्सेंट है, खत्म है, उसको पता ही नहीं चल रहा, तो उसके लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है एनोसोग्नोसिया। क्या होता है? एनोसोग्नोसिया। लेवल्स ऑफ इनसाइट, 6 लेवल ऑफ इनसाइट होता है। इनसाइट के 6 लेवल होते हैं, देयर आर 6 लेवल्स ऑफ इनसाइट। इस पे क्वेश्चन आ गया था एक बार। तो 6 लेवल ऑफ इनसाइट में आपको याद रखना है कि लेवल फर्स्ट क्या है। तो लेवल पहला कहता है कंप्लीट डिनाइल ऑफ इलनेस। पेशेंट को डॉक्टर बता रहा है भाई साहब आप मेंटली डिस्टर्ब हो या आप बीमार हो,
बिल्कुल मना कर देगा, साफ साफ मना, नहीं ये हो नहीं सकता। डिनाइल इज नहीं, ये नहीं, ये हो नहीं सकता, इज कंप्लीट डिनाइल ऑफ इलनेस, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल अच्छा हूं। ये क्या है? ये लेवल फर्स्ट कहलाता है। सेकंड लेवल में स्लाइट अवेयरनेस है। सेकंड में क्या है? स्लाइटली अवेयरनेस है, थोड़ा सा उसको भी कभी कभी लगता है यार कोई दिमाग में दिक्कत है, कुछ ना कुछ समस्या है। अगर स्लाइटली अवेयरनेस है कि थोड़ा थोड़ा मेरा दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी, ऐसा है तो लेवल 2 है, ऐसा है तो वो लेवल 2 है। लेवल 3 कब होगा? कि अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक बट ब्लेमिंग इट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, पता तो है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, पर क्या बता रहा है कि उस पड़ोसी ने कुछ ना कुछ कर रखा है, वो या फिर वो पड़ोसी ही वहीं से मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर पे ब्लेम कर देगा, एक्सटर्नल फैक्टर पे ब्लेम कर देगा। लेवल 4 कब आएगा? कि जब इलनेस के बारे में अवेयरनेस है बट कॉज का पता नहीं, पता नहीं क्यों है यार, दिमाग तो सही नहीं रहता, सोच भी अजीब आ रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है, कुछ कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, ऐसा पता है बट उसको कॉज नहीं पता, अननोन कॉज की वजह से पता नहीं क्यों हो रहा है, पर ऐसा हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? लेवल 4 बोलेंगे। लेवल 5 वाला क्या आ गया भाई साहब? इंटेलेक्चुअल इनसाइट। इंटेलेक्चुअल इनसाइट, यहाँ पेशेंट बता रहा है, कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है। फिर आता है हाईएस्ट लेवल इनसाइट, बोलते हैं इसको ट्रू इमोशनल इनसाइट। कौन सी है? ट्रू इमोशनल इनसाइट, अवेयरनेस दैट पेशेंट मोटिव एंड फीलिंग कैन लीड टू बेसिक चेंज इन बिहेवियर। पेशेंट को पता है उसके जो फीलिंग आ रही है, थॉट्स आ रहे हैं, उसके कारण ही उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है। तो ये कंप्लीटली इमोशनली भी समझ रहा है कि जो पेशेंट के बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, मैं एबनॉर्मल हरकतें कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ? दिमाग में थॉट एबनॉर्मल आ रहे हैं, दिमाग में थॉट एबनॉर्मल आ रहे हैं, इसके कारण बिहेवियर में चेंजेस हुआ है, फीलिंग में चेंजेस हुए हैं, ये सब जब अंडरस्टैंडिंग होगी, इसको हम इमोशनल इनसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोशनल इनसाइट। एक तो होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन और दूसरा होता है इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन को ईक्यू बोलते हैं और इंटेलिजेंट क्वेश्चन को आईक्यू बोलते हैं। तो आईक्यू रिलेटेड टू इंटेलिजेंस है ना, मेमोरी, इंटेलिजेंस, होशियारी, ये क्या है? आईक्यू में देखी जाती है। ईक्यू में क्या देखा जाता है? इमोशनल क्वेश्चन में क्या होता है? इमोशनल क्वेश्चन का मतलब है इफ ए पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड ओन इमोशन फीलिंग एज वेल एज अदर्स एंड एबल टू हैंडल द डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस, एबल टू हैंडल द डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस, इसका मतलब कि इंसान को पता है उसके इमोशन कैसे हैं, दूसरों के कैसे हैं, दूसरों के और खुद के इमोशंस और फीलिंग की समझ रखता हो, और दूसरों के और खुद के एबनॉर्मल इमोशंस की कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग रखता हो, वो ईक्यू कहलाता है, इमोशनल क्वेश्चन कहलाता है। और इंटेलिजेंट क्वेश्चन से ज्यादा वैल्यू है इमोशनल क्वेश्चन की। इमोशनल क्वेश्चन की इमोशन और फीलिंग को समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो खुद की हो या दूसरे की हो। तो 6 लेवल यहाँ याद रखना है कि पेशेंट कंप्लीटली मना कर रहा है कि नहीं उसे कुछ नहीं हुआ है, तो लेवल 1 है, इनसाइट का क्या है? लेवल 1 कहलाएगा। और जो लेवल 2 है उसमें स्लाइटली अवेयरनेस है, स्लाइटली अवेयर अबाउट मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस, उसको हम लेवल 2 कहेंगे। लेवल 3 वाला क्या है? कि भाई साहब उसको पता तो है कि मामला कुछ गड़बड़ है, कि मेंटली डिस्टर्ब तो हूं, बट दूसरों पे एक्सटर्नल फैक्टर पे ब्लेम कर रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर पे ब्लेम कर रहा है, उस पड़ोसी से मेरी बनती नहीं थी, उसने मेरे खाने में पानी में कुछ मिला के दिया था, तब से मैं ऐसा ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। उन हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं थी, हमारी बहुत अच्छी बनती थी, तो आप मेरे कलेश डाल दिया, मेरे कुछ करवा दिया, मैं भी रोज लड़ता हूँ। ये क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करेगा। तो ये लेवल 3 इनसाइट है। लेवल 4 वाली है अवेयरनेस अबाउट इलनेस है बट कॉज अननोन है, कॉज इज अननोन, कि डिस्टर्ब तो हूं मेंटली, एब्नॉर्मल बिहेवियर भी कर रहा हूं, पर पता नहीं क्यों कर रहा हूं, ऐसा पता नहीं क्यों कर रहा हूं। फिर आता है आपका इंटेलेक्चुअल इनसाइट, और इंटेलेक्चुअल इनसाइट में है पेशेंट को पता है, कंप्लीटली एक्सेप्ट करता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है। फिर आता है इमोशनल इनसाइट, और इमोशनल इनसाइट का मतलब है जो वो एब्नॉर्मल बिहेवियर हो रहा है, फीलिंग्स हो रही है, वो सब एब्नॉर्मल थॉट के कारण हो रहा है, एब्नॉर्मल थॉट्स के कारण हो रहा है। तो इनसाइट एक वर्ड है, जब इंसान को खुद की बीमारी के बारे में और मेंटल हेल्थ के बारे में पता हो तब वो इनसाइट कहलाता है। और तब प्रेजेंस ऑफ इनसाइट कहेंगे यदि इंसान को पता ही नहीं चल रहा कि वो मेंटली इल है या मेंटली सिक है। कौन सा टर्म उसके लिए यूज करते हैं बेटा? Term used to describe lack of insight, absence of insight, if a person is not aware about his own mental health and illness. What is the term to define this word? hmm अरे एनोसोग्नोसिया, क्या है? एनोसोग्नोसिया, बोलो 3 बार एनोसोग्नोसिया, तभी बोल पाओगे। और है क्या एनोसोग्नोसिया? सिंपल वर्ड में लैक ऑफ इनसाइट, लैक ऑफ इनसाइट, यानी पेशेंट को पता नहीं है कि वो बीमार है, मेंटली हेल्थी है और सिक है, पेशेंट इज नॉट अवेयर अबाउट ओन मेंटल हेल्थ एंड इलनेस, इज नॉट एज एनोसोग्नोसिया। इसके अलावा इनसाइट के 6 लेवल्स है। इनसाइट मेनली साइकोसिस में एब्सेंट रहेगी, न्यूरोसिस में प्रेजेंट रहती है। और 6 जो लेवल है, पहले में कंप्लीटली डिनाई कर देगा, दूसरे में स्लाइटली अवेयर रहेगा, थर्ड में अवेयर है बट दूसरों को ब्लेम करेगा, लेवल 4 में अवेयर है बट अननोन कॉज है, और फिफ्थ वाला इंटेलेक्चुअल इनसाइट है जिसमें पता है पेशेंट को, और 6 वाला इमोशनल इनसाइट है। हो गया? अरे हो गया क्या? बहुत बढ़िया हो गया। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। अब जो मैं बता रहा हूँ ये साइन एंड सिम्टम ये कॉमन सभी बीमारियों में देखने को मिलेंगे। यहाँ अपन जो टर्म पढ़ेंगे यही टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये जो साइन एंड सिम्टम है ये हर डिजीज में आएंगे आगे, सिजोफ्रेनिया पढ़ोगे तो देखने को मिलेगा, मेनिया मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा, न्यूरोसिस वाले में मिलेगा। तो ये सारे डिसऑर्डर्स हम देखेंगे अलग अलग, जैसे कॉन्शियसनेस में क्या चेंजेस आया, परसेप्शन में क्या चेंजेस आया, थॉट में क्या आया, मेमोरी में क्या आया, बिहेवियर में क्या आया, एक्टिविटी में क्या आया, इनसाइट में क्या आया, ये सब मूड में क्या चेंजेस आया, ये सब चीजें वन बाय वन देखेंगे। तो अब कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर्स देखते हैं। और कॉन्शियसनेस इज डिफाइंड एज इफ ए पर्सन इज अवेयर अबाउट टाइम पर्सन एंड प्लेस, टाइम पर्सन एंड प्लेस, इट मींस ही और सी इज कॉन्शियस। इसके डिसऑर्डर में देखें तो सबसे पहला डिसऑर्डर है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लाउड का मतलब समझते हो बादल, और जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो क्या होता है? रोशनी धुंधली हो जाती है ना। अगर दिन में घने काले बादल छा जाए तो अंधेरा सा होने लगेगा, तो वैसे ही कॉन्शियसनेस के अगर धुंधला होगा, कॉन्शियसनेस अगर धुंधला होगा तो क्या होगा? इंसान का अलर्टनेस और अवेयरनेस कम होगी। तो इसलिए इसको हम मेंटल फॉगिंग बोलते हैं। फॉग क्या होता है? कोहरा, धुंध, है ना। तो कॉन्शियसनेस के आगे कोहरा और धुंध आगे, इसका मतलब है डिक्रीज हुई है, कुछ डिम हुई है। अलर्टनेस और अवेयरनेस क्या हुआ है? डिम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और ये सबसे मोस्ट कॉमन फीचर किसका है? डिलीरियम का। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हॉलमार्क फीचर ऑफ डिलीरियम, हॉलमार्क सिम्टम
और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ डिलीरियम इज क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। और इसमें होता क्या है कि कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस और अवेयरनेस में डिक्रीज होना, डिम होना, डिक्रीज होना और डिम होना, इसको हम मेंटल फॉगिंग बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया, मेंटल फॉगिंग। मेंटल फॉगिंग, फॉग का मतलब होता है धुंध, कोहरा। अगर धुंध और कोहरा कॉन्शियसनेस के आगे छा गया है, इसका मतलब कॉन्शियसनेस धुंधली हुई है, और धुंधली हुई इसका मतलब डिक्रीज हुई है, डिम हुई है अलर्टनेस। अलर्टनेस क्या हुई है? डिम हुई है, डिक्रीज हुई है। दूसरा आता कंफ्यूजन। कंफ्यूजन, कंफ्यूज कब होगे? जब आपका माइंड क्लियर नहीं होगा। लैक ऑफ क्लियर माइंडनेस, लैक ऑफ क्लियर माइंडनेस, जब आप किसी भी चीज के बारे में क्लियर नहीं हो, इसका मतलब आप कंफ्यूज हो। इसका मतलब क्या है? आप कंफ्यूज हो। अगर माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसका मतलब क्लियर है। अगर माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो। क्या हो? कंफ्यूज। और जब इंसान कंफ्यूजन में होता है तो कैसे दिखता है? पजल। पजल यानी उलझा हुआ सा, उलझा हुआ सा, सोच में पड़ा हुआ। सोचेगा ना, अगर कंफ्यूज है इसका मतलब सोचेगा, ओ क्या होगा इसका आंसर। एग्जाम में जब कंफ्यूजन दो ऑप्शन के बीच, दो ऑप्शन के बीच, उस टाइम तुम्हारे चेहरों के तोते उड़े होते 12 बजे होते हैं, वही वाली स्टेट क्या कहलाती है? कंफ्यूजन कहलाती है। लैक ऑफ क्लियर माइंडनेस, और इसमें पेशेंट के एक्सप्रेशंस पजल्ड होंगे और सरप्राइज्ड होंगे। पजल्ड और सरप्राइजिंग फेस होगा। तो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें डिमनेस ऑफ अलर्टनेस और अवेयरनेस, द मेन फीचर ऑफ डिलीरियम। और इसको हम मेंटल फॉगिंग नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज मेंटल फॉगिंग, ऑल्सो नोन एज मेंटल फॉगिंग। इसके बाद जो दूसरा है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन को हम बोलते हैं लैक ऑफ क्लियर माइंडनेस, लैक ऑफ क्लियर माइंडनेस, जिसमें इंसान के एक्सप्रेशंस या तो पजल्ड होंगे या वो सरप्राइज जैसे दिखेगा। कोई सरप्राइज मिल जाता है, एक्सप्रेशन कैसे होता है, वैसे एक्सप्रेशंस रहेंगे। तो दो वर्ड यहाँ याद कर लो। और ये कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर है। किसके है? कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर है। तो पजल्ड एक्सप्रेशन मतलब समझ रहे हो? एकदम से कंफ्यूज हो, सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो, और एक्सप्रेशन कैसे? वो वाले सरप्राइज वाले और पजल्ड वाले, उलझे हुए से हैं? उलझे हुए से एक्सप्रेशंस कैसे कहलाएगा? कंफ्यूज्ड कहलाएगा। और जो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये क्या है? ये मेंटल फॉगिंग है। यहाँ अलर्टनेस और अवेयरनेस डिम हुई है, डिक्रीज हुई है। बस ठीक है, चले आगे। अरे चले, तो क्या करेंगे? क्या चल रहा है उधर? खंभे के पीछे क्या है? हैं? हो गया? अरे ये याद हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ तुमको। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लाउडेड का मतलब क्या है? क्लाउड, बादल छाना। बादल छाने का मतलब है धुंधला होना। धुंधला होने का मतलब होता है किसी भी चीज की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम होगी। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस धुंधला हुआ है, डिम हुआ है। कॉन्शियसनेस को दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं अवेयरनेस। क्या बोल सकते हैं? अवेयरनेस। तो अवेयरनेस डिक्रीज हुई है, उसकी अलर्टनेस डिक्रीज हुई है, और इसको मेंटल फॉगिंग बोल सकते हैं। और ये मेनली हमको किसमें देखने को मिलेगा? डेलीरियम में मिलेगा। और डेलीरियम एक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। कंफ्यूजन, यहाँ माइंड में जब कुछ क्लियर नहीं होगा तब क्या कहलाएगा? कंफ्यूज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंफ्यूज, लैक ऑफ क्लियर माइंडनेस। फिर आता है आपका वर्ड इंपॉर्टेंट, स्टूपर। स्टूपर का मतलब म्यूट एंड मोशनलेस, जिंदा लाश। जिंदा लाश, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, जिंदा लाश बना पड़ा है। ना हिल रहा है ना डुल रहा है, जिंदा लाश बना पड़ा है। क्या कहलाएगा? स्टूपर कहलाएगा, जिसको हम बोलेंगे म्यूट एंड मोशनलेस। म्यूट एंड मोशनलेस, इन विच द पेशेंट एक्टिविटी एंड स्पीच इज रिड्यूस टू मिनिमम लेवल, रिड्यूस टू मिनिमम लेवल। उसके बाद आता कोमा। कोमा कौन है भाई? प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, लंबे समय से बेहोश पड़ा हुआ है, लंबे समय से अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, वो क्या स्टेट कहलाएगी? कोमा कहलाएगी। प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस इज नोन एज कोमा। और यहाँ पेशेंट पेनफुल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, पेनफुल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। फिर आता है आपका कोमा विगिल। कोमा विगिल का मतलब होता है वेकिंग कोमा, आई रिमेन्स ओपन। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में आनंद भाई देखा है? आनंद भाई क्या मस्त लग रहे हो। तो मुन्ना भाई मूवी में जो आनंद भाई था, वो आंखें खुली थी पर वो कोमा में था, वेकिंग कोमा था। वो क्या था? वेकिंग कोमा, इसको बोलते हैं हम कोमा विगिल। कि ब्रेन के बाकी पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहा है, ब्रेन में मिनिमल एक्टिविटीज है, बट आई रिमेन्स ओपन है, आई रिमेन्स ओपन है। अरे वो मूवी है रे, उसमें तो वो ठीक हो गया बाद में है। क्या कहाँ से आवाज आ रही बेटा? हाँ हाँ, क्या? बिल्कुल होगा ना, आगे खुली रहेगी तो ड्राइनेस के लिए तुमको लगा रहे ना नौके केयर करने के लिए है। अब भाई जिस इंसान की 24 घंटे आगे खुली रहेगी, तो हवा पानी धूल मिट्टी सब घुसता रहेगा, और लगातार, क्योंकि वो ब्लिंक भी नहीं करता है, आंख खुली खुली रखता है, तो खुली रखेगा। तुमको केयर करनी है, आई पैच लगाना है? आई केयर करना है, इसलिए तुमको पढ़ा रहे ना। हुँ? तो जहां आंखें खुली हो उसको बंद कर देना है। हो गया? तो भाई हो गया क्या? तो क्या था? क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस और कंफ्यूजन। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है डिमनेस इन अलर्टनेस और अवेयरनेस, ऑल्सो नोन एज मेंटल फॉगिंग, और वो मेनली देखने को मिलता है हमको डेलीरियम में। इसके बाद कंफ्यूजन था, लैक ऑफ क्लियर माइंडनेस, लैक ऑफ क्लियर माइंडनेस। फिर आपका स्टूपर है, जिसमें म्यूट एंड मोशनलेस, पर्सन इज म्यूट एंड मोशनलेस, मिनिमम एक्टिविटी। म्यूट एंड मोशनलेस का मतलब है ना हिल रहा है ना डुल रहा है, एक्टिविटी लेवल और स्पीच लेवल बिल्कुल मिनिमल है, लगभग नहीं के बराबर है, लगभग नहीं के बराबर है। कोमा, लगातार कई सालों से, कई दिनों से बेहोश पड़ा हुआ है, और कोमा विगिल है, एक तरह का कोमा जिसमें आंखें खुली है। फिर आता है एक टोर पोर, और ड्रीमी के बाद आएगा ड्रीमी स्टेट, ट्विलाइट और वन वाइट स्टेट। ये तीनों एक ही, चारों एक ही नाम है। यहाँ इंसान फैंटेसी में रहेगा, फैंटेसी में रहेगा। तो यहाँ क्या है भाई साहब? बॉडी क्या है? प्रेजेंट है और माइंड एब्सेंट है। बॉडी प्रेजेंट एंड माइंड इज रोमिंग हियर एंड देयर। माइंड कहीं ना कहीं भटक रहा है, घूम रहा है, सपनों में खोया हुआ सा। ये कौन है? सपनों में खोया वाला कंडीशन है। फिर आता है सोमनोलेंस। सोमनोलेंस क्या है? सोमनोलेंस इज एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस।
दिन में बार बार नींद को कंट्रोल नहीं कर पाना, जैसे तुम बार बार अनकॉन्शियस हो जाते हो, अनकॉन्शियस नहीं सेमी कॉन्शियस रहते हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस बार बार डिक्रीज हो जाती है, ये सोमनोलेंस है। ये क्या है? सोमनोलेंस। या फिर बैठे बैठे फैंटेसी, सपने देख रहे हो, सपने, सपने तो सपने होते हैं बट वो अपने नहीं होते, उनको अपना बनाना पड़ता है। तो बैठे बैठे भले ही फैंटेसाइज करते रहो कि हाँ मजे मार रहा हूँ, कहाँ पे पता नहीं। हो गया? अरे हो गया क्या? नहीं, नहीं हो गया। टोर भाई साहब, टोर देखो, lack of physical and mental activity sort of stupor, less degree of stupor, इसको दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं? lesser degree of stupor। stupor में इंसान लगभग नहीं के बराबर हिल रहा है, डुल रहा है, बोल रहा है, एक्टिविटी लगभग नहीं के बराबर है, नियर एब्सेंट एक्टिविटी। यहाँ उससे थोड़ा ज्यादा एक्टिविटी, उससे थोड़ा ज्यादा एक्टिविटी है, वहां बिल्कुल मिनिमल था, यहाँ उसमें सिर्फ 2% पर्सन एक्टिविटी कर रहा है, बोल रहा है, इसमें 5 से 10% एक्टिविटी कर रहा है। तो ये जस्ट शॉर्ट ऑफ स्टूपर है, लैक ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी, शॉर्ट ऑफ स्टूपर, शॉर्ट ऑफ स्टूपर यानी कि लेसर डिग्री ऑफ स्टूपर है, लेसर डिग्री ऑफ स्टूपर। फिर आता है एक डिसोसिएटिव फ्यू। डिसोसिएटिव फ्यू यहाँ क्या है? ये कहानी बहुत मस्त है। डिसोसिएटिव फ्यू यहाँ क्या होगा? सडनली, सडन एस्केप और वेंटरिंग अवे, सडन एस्केप, पहले तुम टीपने वाले मोड में हो तो टीप लो, सडन एस्केप एंड वेंटरिंग अवे, साथ साथ कान भी खुले रखें, बाद में स्पेलिंग ना पूछें। वेंटरिंग अवे फ्रॉम होम एनवायरमेंट, फ्रॉम होम और फेमिलियर एनवायरमेंट, फेमिलियर सराउंडिंग बोलो, एनवायरमेंट बोलो, एनवायरमेंट, अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, स्ट्रेसफुल situations, and moves to new place, moves to new place and changes his identities, and changes his identity after the mental status stabilization, after the mental status stabilization, stabilization returns to previous identity, previous identity आगे लिखा हुआ है, previous identity। अब ये है क्या कि भाई साहब जब भी टेंशन वाली सिचुएशन आई, उस टेंशन को वो हैंडल नहीं कर पाएगा, तो हैंडल नहीं कर पाएगा इसका मतलब क्या होगा? वहां से भाग जाएगा, वहां से भाग जाएगा और नई जगह जाएगा, नया नाम रख लेगा और उस नाम के साथ रखेगा। ये सब अनकॉन्शियसली हो रहा है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। तो और कुछ समय बाद जब दिमाग के शांत हो जाएगा, दिमाग के तार सारे ठीक हो जाएंगे, केमिकल लोचा सब ठीक होगा, क्योंकि धीरे धीरे हर तकलीफ देने वाली चीज अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, इंसान भूल जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो तकलीफ देने वाली चीज को भूलेगा, वापस अपनी पुरानी आइडेंटिटी में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल, एक कोई फेमस डॉक्टर था, फेमस डॉक्टर, बहुत अच्छा नर्सिंग होम चलता था उसका, भीड़ लगती थी, भीड़। अब अचानक से एक दिन एक पेशेंट आया, उसके इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाते ही पेशेंट ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, मर गया पेशेंट। पेशेंट मर गया तो मतलब रिलेटिव ने धोया उसको, पहले भयंकर डॉक्टर को पीटा, हॉस्पिटल तोड़ दिया, डॉक्टर को बुलाया, पुलिस को बुलाया और उस पर केस किया। डॉक्टर साहब घबरा गए, भयंकर भयंकर घबराहट, भयंकर डर। तो क्या होगा कि नाम खराब हो गया, इतने सालों से रेपुटेशन जमाई थी वो चला गया, पीटा, प्रॉपर्टी को नुकसान कर दिया, पुलिस केस, जेल और होगी, और लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, आगे जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो इस डर, इतनी टेंशन वो झेल नहीं पाया, तो वहां से भागा, टैक्सी करके भागा और पहुंच गया हिमाचल। वहां पहाड़ों में चला गया, बाबा बन के रहने लगा, नाम बदल लिया और बाबा बन गया। बाबा बन के रहा, कई सालों तक बैठा रहा बाबा बन के। धीरे 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 तकलीफ देने वाली चीज, अपने माइंड का नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, जो चीज हमारे लिए तकलीफदायी है वो धीरे धीरे समय के साथ अपने आप अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, यानी कि भूल जाएंगे हम। जब भूल गया तो पुरानी आइडेंटिटी में वापस आ गया। इसी को बोलते हैं डिसोसिएटिव क्यू, यानी कि जब भी टेंशन होना, वहां से फुर हो जाना, होम एनवायरनमेंट से फुर होकर नई जगह चला जाना, और फुर होकर नया नाम, नई आइडेंटिटी और नया काम इसके साथ रहने लगना, और जब माइंड स्टेबल हो जाएगा कुछ समय बाद, तो वापस प्रीवियस आइडेंटिटी में आ जाना। और ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, अनकॉन्शियसली हो रहा है। अगर जानबूझ के ऐसा करोगे तो नई जगह जाओगे ना, तो भी वही टेंशन लिए घर भरा हुआ टेंशन का वही रोते रहोगे बैठे बैठे। तो ऐसा जानबूझ के नहीं, ये सब अनकॉन्शियसली हो रहा है। क्या हो रहा है? सब अनकॉन्शियसली हो रहा है, क्योंकि वो इतना इवेंट इतना ट्रॉमेटिक था, इतना स्ट्रेसफुल था कि अपना माइंड उस समय उस सिचुएशन को किसी भी हाल में हैंडल नहीं कर सकता। तो जब हैंडल नहीं कर सकते तो भाग जाओ, या तो लड़ो, फाइट और फ्लाइट, दो ही चीज होती है, या तो लड़ो, सामना करो, अदरवाइज फुर हो जाओ वहां से, अदरवाइज क्या हो जाओ? फुर हो जाओ। तो ये फुर हो चुका था। तो ये डिसोसिएटिव क्यू है कि सडन एस्केप और वेंटरिंग अवे फ्रॉम होम एनवायरनमेंट अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, under stressful situation, and assumes new identity, assumes new identity after some time when the mental status stabilize, person returns to the previous identity, person returns to the previous identity। क्या कहलाएगा? डिसोसिएटिव क्यू कहलाएगा। ठीक बात? अबे काहे घायल हो गए तुम? हो गए यार? तो देखो, अभी तुमने
कॉन्शियसनेस के, चलो लिखा था इतना ही, बुक कोई बंद नहीं करेगा। कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर क्या पढ़ लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसऑर्डर था वो था क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लाउड यानी कि क्या, बादल छाना, और बादल जब भी छाते हैं धुंधला होता है कुछ ना कुछ, तो यहाँ डिमनेस इन अलर्टनेस और अवेयरनेस होगा, डिमनेस इन अलर्टनेस और अवेयरनेस होगा, इसको हम मेंटल फॉगिंग कहेंगे। और क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस मेनली हम डेलीरियम में देखेंगे, डेलीरियम में एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम है, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स है। इसके अलावा कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का मतलब होता है लैक ऑफ क्लियर माइंडनेस, जब भी माइंड में कुछ क्लियर नहीं, इसका मतलब हम कंफ्यूज है, इसका मतलब क्या है, कंफ्यूज है। कोमा, विगिल क्या है, वेकिंग कोमा, इन विद आई रिमेन्स ओपन, जिसमें आंखें खुली खुली है, आंखें खुली खुली है। कोमा इज प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, कोई लंबे समय तक बेहोश पड़ा है, होश में नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, वो कोमा कहलाएगा। और इसके अलावा वन इरॉइड स्टेट, ट्विलाइट स्टेट, ड्रीमी स्टेट, फैंटेसी स्टेट, ये क्या है, सपनों में खोया रहना है। बॉडी प्रेजेंट है बट माइंड एब्सेंट है, बॉडी प्रेजेंट है बट माइंड एब्सेंट है। इसके अलावा स्टूपर इज म्यूट एंड मोशनलेस, इन विच पर्सन की एक्टिविटी और स्पीच बिल्कुल मिनिमल होंगे, एक्टिविटी और स्पीच क्या होंगे, बिल्कुल मिनिमल होंगे। वहीं टोल फोर इसका लेसर वर्जन है, जिसमें सम एक्टिविटीज एंड स्पीच देखने को मिल सकता है। इसके बाद आता है आपका डिसोसिएटिव फ्यू, ये टेंशन वाली सिचुएशन में भाग जाना, नई आइडेंटिटी, कुछ समय बाद जब अनकॉन्शियस माइंड में चीजें चली जाएगी तो इंसान वापस अपनी पुरानी आइडेंटिटी में आ जाएगा। इसके अलावा तुमने आज देखा इंपॉर्टेंट चीज, द टर्म एनोसोग्नोसिया, जिसका मतलब होता है लैक ऑफ इनसाइट, पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट ओन मेंटल हेल्थ एंड इलनेस, क्या कहलाएगा, एनोसोग्नोसिया। अब तुम्हारे जो 5-10 मित्र थे उनके नाम मुझे बताओ, कौन थे वो फ्रेंड, कॉपी तो बंद कर दी पर फ्रेंड में कॉपी की जरूरत है। फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स, गणेशा बताओ बेटा, योर फ्रेंड गणेशा कौन था जिसने न्यूरोसिस वर्ड दिया, हुँ? कौन था वो, विलियम कुलेन था, कौन था, विलियम कुलेन था। वही साइकोसिस वाला दोस्त कौन था, कौन था वो, फ्यूचरस लेवेन था, कौन था वो, फ्यूचरस लेवेन था। वही फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक कौन है बेटा, बेंजामिन रस है। और जिसने साइकेट्रिक वर्ड दिया वो कौन है, जॉन क्रिश्चियन रेल है, जॉन क्रिश्चियन रेल। और जो सिजोफ्रेनिया वर्ड दिया वो था यूगन ब्लूडर। और जिसने ईसीटी दिया वो था यूगोसैलिटी एंड ल्यूसिनोविनी, यूगोसैलिटी एंड ल्यूसिनोविनी। 1949 लिथियम इज फर्स्ट टाइम यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया एंड डिस्कवर्ड बाय जॉन केड, कौन है, जॉन केड, वो था जॉन केड। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नाम की किताब लिखा कौन, क्लिफोर्ड बियर लिखा, कौन लिखा, क्लिफोर्ड बियर, रिटन द बुक दैट ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, मैन इज ए सोशल एनिमल, कौन बोला, अरिस्टो बोला। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्टे कॉम्टे है। फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंड है। एंड द वर्ड साइकोलॉजी इज कॉइन्ड बाय रुडोल्फ गोखले, रुडोल्फ गोखले। इन सारे दोस्तों के नाम याद करने होंगे। सबसे पहले साइकेट्रिक सब्जेक्ट को नर्सिंग करिकुलम में ऐड करना है, ऐसा बोला कौन, मुदलियार कमेटी ने बोला। साइकेट्रिक हॉस्पिटल खुलने चाहिए, बोर्ड कमेटी ने बोल दिया था। इसके अलावा सबसे पहले साइकेट्रिक सब्जेक्ट बीएससी नर्सिंग में ऐड हुआ था, वो 1965 में हुआ था। उसके बाद साइकेट्रिक से एमएससी स्टार्ट हो गई, 75 में हो गई। उसके बाद 86 में जेएनएम में ऐड कर दिया। इतनी बात थी। इसके अलावा क्या बात थी भाई साहब, कि जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 87 वाला, वो 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 बन गया, जिसमें 4-5 इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए उन्होंने। उनका मेन मकसद था पेशेंट के राइट्स को प्रिजर्व करना, राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। एसीटी नहीं दोगे, बिना सेडेशन, बिना एनेस्थीसिया, बिना मसल रिलैक्सेंट, और इसके अलावा माइनर को नहीं दोगे, और स्टरलाइजेशन नहीं करोगे, स्टरलाइजेशन नहीं करोगे। इसके अलावा रिस्ट्रेंट नहीं करोगे, क्या करोगे, रिस्ट्रेंट। और सुसाइड अटेम्प्ट करना कोई जुर्म नहीं है, उसको काउंसलिंग करनी है। इसके अलावा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 82 में लॉन्च हुआ, 82 में लॉन्च हुआ। उससे पहले मेंटली इल पर्सन को हम ल्यूनेटिक कहते थे, और उसका जो एक्ट था वो ल्यूनेटिक एक्ट कहलाता था, 1912 ल्यूनेटिक एक्ट कहलाता था। चलो धन्यवाद। आओ दिख